हम लोगों ने क्वेश्चंस भी कर लिए थे 1 to 17। अब आगे के जो क्वेश्चंस है उसके लिए हमें थोड़ा सा आगे और पढ़ना पड़ेगा। तो अब हम लोग देखने क्या जा रहे हैं, सम इंपॉर्टेंट रिलेशंस बिटवीन आर टी एंड एच। कई बार ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि जो रेंज है, टाइम ऑफ फ्लाइट है, जो मैक्सिमम हाइट है, इनके बीच जो रिलेशंस होती हैं उन पर क्वेश्चंस पूछे गए। तो वही हम लोग यहाँ पर देखने जा रहे हैं, फिर इन पर भी क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। तो इसमें हम लोग देखते हैं पहला केस। केस फर्स्ट में देखते हैं क्या दिया गया है। जैसे यहां पर एक आपको डायग्राम दिखाया गया जिसमें एक कोई भी बॉडी है यहां पर, और उसको u स्पीड से एट एन एंगल थीटा प्रोजेक्ट किया गया है। ठीक है, थीटा की वैल्यू 45 डिग्री वाली कंडीशन ये रहेगी जो यहां पर दिखाया गया। तो हम लोग यहां पर देखने क्या जा रहे हैं, जैसे इसमें कहा गया आर मैक्स, और उस समय h की वैल्यू आर मैक्स बाई 4। तो हमें यही चीजें प्रूफ करके देखनी है कि थीटा जब 45 होगा तो आर मैक्स होगा या नहीं, या हम उल्टा कह दें कि आर की वैल्यू आर मैक्स होने के लिए क्या थीटा की वैल्यू 45 डिग्री होगी। तो यही हम लोगों को यहां पर देखना है। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर लिखते हैं रेंज का फार्मूला, R इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। अब अगर हम यहां पर स्पीड को फिक्स रखें, मतलब स्पीड जो है वो कांस्टेंट रहेगी, और अगर हम सिर्फ एंगल चेंज करके देखें यहां पर, तो अगर एंगल चेंज करेंगे तब भी तो आर चेंज होगा, जी तो कांस्टेंट ही रहता है, और यू को भी हमने कांस्टेंट कर दिया। तो यहां पर जो भी थीटा है वो अगर हम चेंज करेंगे तो आर चेंज होगा। तो फिर हम कह सकते हैं कि एक दी गई स्पीड के लिए, मतलब फॉर अ गिवन स्पीड, जो साइन 2 थीटा है अगर वो मैक्सिमम होगा तो आर भी मैक्सिमम हो जाएगा। मतलब हम कह सकते हैं फॉर आर इज इक्वल टू आर मैक्स साइन 2 थीटा इज मैक्सिमम, और साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू यानी कि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू तो 1 ही रहती। यहाँ 2 थीटा लिख दो, 4 थीटा लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, वो तो एंगल है। एंगल कुछ भी रखेंगे मैक्सिमम वैल्यू 1 ही होगी, 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। और अगर साइन 2 थीटा मैक्सिमम वैल्यू 1 है तो फिर हम कह सकते हैं देयरफॉर 2 थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, 2 थीटा क्या हो जाएगा 90, साइन 91 होता है ना, और अगर 2 थीटा 90 है तो ये इंप्लाई करेगा कि थीटा की वैल्यू हो जाएगी 45 डिग्री। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि अगर आप मैक्सिमम रेंज चाहते हैं तो थीटा की वैल्यू क्या रखना होगा 45 डिग्री। इसी तरह से यहां पर क्या हो जाएगा कि जैसे अगर हम थीटा की वैल्यू 45 लें और हम कैलकुलेट करें एच क्या होगा, मतलब इस कंडीशन में जब ये पैराबोलिक पाथ बनाता हुआ जाएगा तो ये कितनी ऊंचाई तक उठेगा, वो एच देखते हैं जरा। तो हम यहां पर लिखेंगे नाउ एच इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर 45 एंड डिवाइडेड बाई 2g होता है। तो इसमें हो जाएगा u स्क्वायर और साइन 45 1 बाई रूट टू, तो साइन 45 यहां पर रख देंगे हम 1 बाई रूट टू, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 1 बाई 2, और डिवाइडेड बाई क्या है 2g। दैट मीन्स यहां पर क्या आ गया, ये इंप्लाई क्या कर रहा है, इट इंप्लाइज दैट जो h है वो है u स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g। ठीक है, और जो एक चीज छूट गई, हाँ हाँ वो तो 4g रहेगा, एक चीज यहां पर और लिखनी थी यार, यहां पर हम लिख देते हैं, आप इसी के नीचे लिख लेना। ठीक है, यहां पर ये जैसे थीटा की वैल्यू 45 निकाली, तो यहां पर आर की वैल्यू मैक्सिमम होगी ना, तो वो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, तो हम यहां पर लिख सकते हैं देयरफॉर आर मैक्स इज इक्वल टू, आर मैक्स अगर आप देखो तो साइन 2 थीटा क्या रखोगे 1, तो आर मैक्स कितना हो जाएगा यू स्क्वायर अपॉन जी, तो यहां पर हम रखेंगे यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी, ये आर की मैक्सिमम वैल्यू हो गई। तो अब आप यहां पर देखें कि जब आपने यहां पर इसे कैलकुलेट किया तो जो h आया है वो h क्या आया है यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4g, और यू स्क्वायर बाई जी क्या है आर मैक्स, यू स्क्वायर बाई जी क्या है आर मैक्स, तो इसका मतलब यू स्क्वायर बाई जी की जगह अगर आप आर मैक्स रख दो तो ये हो जाएगा आर मैक्स डिवाइडेड बाई 4। और ये पूरा जो भी यहां पर रिलेशन है
ये रिलेशन एप्लीकेबल कब होगा वो ध्यान रखना, ये कब होगा, एट थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री पर, नोट कर लेंगे वहीं पर। नोट कर लिया ना सभी ने? तो हम लोगों को यहाँ पर डेरिवेशन तो हम लोगों ने देख ही लिया था, हम लोगों को यहाँ पर क्या याद रखने हैं, सीधे सीधे जो रिजल्ट्स है वो ध्यान रखने कि थीटा इज इक्वल टू अगर 45 डिग्री है तो आर मैक्स वहां पर होगा, मतलब रेंज मैक्सिमम होगी, और वो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, यू स्क्वायर अपान जी के बराबर। और जिस समय आपने थीटा 45 डिग्री रख कर किसी भी पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया, उस समय वो कितनी ऊंचाई उठेगा, मतलब उसकी जो मैक्सिमम हाइट होगी उस समय वो क्या हो जाएगी, आर मैक्स डिवाइडेड बाई 4, यानी कि 1/4 हाफ मैक्सिमम रेंज। अगर ये 100 मीटर पर गिरेगा तो इसका मतलब उस समय अगर ये वाली वैल्यू आप मेजर करेंगे तो 100/4 यानी कि 25 होगी। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी हमें किसी भी बॉडी को, अगर हमारी स्पीड फिक्स है तो किसी भी बॉडी को अगर हमें बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर फेंकना है हॉरिजॉन्टली, तो हम कैसे फेंकेंगे, 45 डिग्री पर, ठीक है। जैसे आपने प्लेयर्स वगैरह को देखा होगा क्रिकेट में, खासकर क्रिकेट में आपने देखा होगा कि जो प्लेयर जो बाउंड्री की तरफ लगा होता है, ठीक है, जो बाउंड्री के पास होता है, उसको जब कोई बॉल फेंकनी होती है और उसको मान लिया वहां पिच पर पहुंचाना है बॉल, तो वो कैसे फेंकता है, वो आपने देखा होगा कि वो ऐसे ही फेंकते हैं ज्यादातर बॉल, ऐसे नहीं फेंकते, ए धोनी लो, ठीक है। तो तो ऐसे नहीं फेंकेंगे क्योंकि वो बाउंड्री पर खड़े हुए हैं, और वहां पर जो भी है, जो जो विकेट कीपर है वो कहाँ है, विकेट के पास तो काफी ज्यादा डिस्टेंस होती है ना, तो वहां पर अगर ऐसे फेंकेगा तो वो जाएगी नहीं उतनी दूर, तो वो ऐसे फेंकते हैं। ऐसे फेंकने का मतलब होता है कि वो जो भी एक तरह से अप्रोक्सीमेट एंगल लेते हैं वो 45 डिग्री का, लेकिन अब ऐसा नहीं कि बैठ के नापते हैं 45 हो तभी फेंकेंगे हम, तब तक वो पता लगा वो दौड़ के रन लेते जा रहे हैं अपना, ठीक है। तो ये नहीं होता है, वहां पर एक अप्रोक्सीमेट आइडिया होता है कि जब हम ऐसे फेंकेंगे तो लगभग एंगल उस वैल्यू पर रहेगा 45 के आसपास, और उस समय रेंज क्या हो जाएगी, मैक्सिमम रेंज वहां पर रहेगी, ठीक है। अब जरा हम लोग बढ़ते हैं इसके दूसरे केस पर, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब इसका जब दूसरा केस हम देखते हैं और उसके बाद जब ये क्वेश्चन के फॉर्म में आता है तो हमारे सामने आ जाता है कंफ्यूजन। ये जो दूसरा सेकंड वाला केस है यहाँ पर, इस केस को अगर हम ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर थोड़ा सा कुछ अलग कंडीशन दिखाई गई। जैसे यहाँ देखो एच मैक्स, और यहाँ क्या लिखा गया, आर मैक्स डिवाइडेड बाई 2। तो कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं दोनों केसेस में, हम उन दोनों केसेस को अलग अलग कर नहीं पाते हैं और हम मिक्स कर देते हैं, जबकि वो दोनों अलग अलग होते हैं। तो ये सिचुएशन कैसे आप यहाँ पर समझेंगे, इसके लिए बस आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज को ध्यान से समझना पड़ेगा। अगर लैंग्वेज आपने ध्यान से समझ ली तो आप समझ जाएंगे कि हमें क्या करना, आर मैक्स बाई 4 करना है या आर मैक्स बाई 2। देखते हैं यहाँ पर केस 2 में, यहाँ पर आप देखो कि एक बॉल को फेंका गया है नीचे से ऊपर की तरफ। तो जब हम नीचे से एकदम वर्टिकली ऊपर की तरफ फेंकेंगे, तो ये हम लोगों ने कहा पढ़ा था, मोशन अंडर ग्रेविटी में। मोशन अंडर ग्रेविटी में पढ़ा था कि अगर हम नीचे से ऊपर यू स्पीड से फेंकेंगे तो उसकी मैक्सिमम हाइट क्या होगी, यू स्क्वायर अपान 2g। और अभी जो पिछले केस में हमने पढ़ा, उसमें हमने पढ़ा कि जब हम किसी भी बॉडी को एट एन एंगल 45 डिग्री फेंकेंगे तो वो मैक्सिमम डिस्टेंस पर गिरेगा, और वो आर मैक्स क्या होगा, यू स्क्वायर अपान जी। मतलब यहां पर जो ये H और R था वो दोनों एक ही केस के दो पार्ट थे, मतलब एक ही कंडीशन थी, उसी का R मैक्स और उसी का H जो मैक्सिमम हाइट है। और इस वाले केस में क्या है, H मैक्स यहां का है, मतलब जब आप सीधे सीधे फेंक रहे हैं, और R मैक्स यहां का है, तो मतलब ये दो अलग अलग चीजें हो गई ना, दो अलग अलग सिचुएशंस हो गई। ये वर्टिकल सिचुएशन है और ये क्या है, मोशन इन प्लेन की कंडीशन। तो अगर हम इस H मैक्स को उस R मैक्स से कंपेयर करें तो क्या आएगा, H मैक्स यू स्क्वायर अपान 2g, यू स्क्वायर बाई जी को हम लिखेंगे R मैक्स, तो ये क्या आ जाएगा, R मैक्स बाई 2। तो ये क्वेश्चन कैसा होगा, यहां पर आपसे कहेगा इस वाले केस में कि अगर कोई पर्सन एक बॉल को वर्टिकली इतना ऊपर फेंक सकता है तो वो हॉरिजॉन्टली कितनी डिस्टेंस तक फेंक पाएगा। तो हॉरिजॉन्टल पर अगर आपको ज्यादा डिस्टेंस पर पहुंचाना है तो आप ऐसे फेंकेंगे तब तो नहीं जाएगा, कैसे फेंकेंगे, 45 पर फेंकेंगे तब वो मैक्सिमम डिस्टेंस पर गिरेगा। तो मतलब यहां पर यह है कि आपसे कहा जाए कि अगर कोई पर्सन हॉरिजॉन्टल मान लिया 100 मीटर तक किसी बॉल को फेंक सकता है हॉरिजॉन्टल, तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ वो वर्टिकल कितना फेंक सकता है,
तो आर मैक्स डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 50 मीटर। तो क्वेश्चन समझ में आया ना, यही लैंग्वेज ही आपको समझनी होगी कि अगर वो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल पर अगर देखा जाए तो वो 100 मीटर तक फेंक लेता है, तो वो वर्टिकल कितना फेंकेगा? तो वर्टिकल फेंकेगा आर मैक्स बाई 2, कितना? 50 मीटर। तो यहां क्या कहा जाएगा इस वाले केस में? इसमें आपसे कहा जाएगा कि अगर कोई पर्सन मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पर फेंक सकता है और वो डिस्टेंस कितनी है? 100 मीटर, तो वो बॉल कितना ऊपर उठेगी? 25। समझ गए ना? तो क्या है, फार्मूले में कोई दिक्कत है नहीं, वो तो आसानी है, बस आपको लैंग्वेज को समझना पड़ रहा है कि अगर उसने कहा हॉरिजॉन्टल इतनी दूर फेंक सकता है तो उस समय वो बॉल वर्टिकल कितना उठेगी, तो वो कितना उठेगी? आर मैक्स बाई 4 यानी कि 25। लेकिन अगर उसने पूछा कि कितना वो फेंक सकता है ऊपर, तो फेंक सकता है वो 50 मीटर, क्योंकि जब वर्टिकल फेंकेगा तो फिर वो सीधे से फेंकेगा ना। तो ये दोनों केसेस को हमने रिलेट किया है, तब ये आया है। अगर हम ये वाला एच ले लें यहां का, तो ये तो अभी भी क्या रहेगा? आर मैक्स डिवाइडेड बाई 4। समझ गए ना? तो ये आर मैक्स बाई 4 है, लेकिन हम इन दोनों कंडीशंस को रिलेट करेंगे तो क्या आएगा रिजल्ट? आर मैक्स बाई 2। नीचे देखो हमने लिख भी दिया है, इफ अ पर्सन कैन थ्रो प्रोजेक्टाइल टू अ मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x, मतलब ऐसे हमने कुछ यहां पर ले लिया सिंबल x, देन मैक्सिमम वर्टिकल हाइट टू विच ही कैन थ्रो विल बी x बाई 2। मतलब अगर हॉरिजॉन्टल में मैक्सिमम डिस्टेंस वो x फेंक सकता है, तो वर्टिकल में वो कितना फेंकेगा? x डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। इस पर क्वेश्चन AIEEE में भी पूछा गया है और क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल रहेगा। बस सवाल ये उठता है कि आपको उसकी लैंग्वेज समझ में आ रही कि नहीं। लैंग्वेज समझ गए तो आपको पता चल जाएगा कि आपको आर मैक्स बाई 4 करना है या आर मैक्स बाई 2। और अगर नहीं समझ पाए तो पता लगा 50 टिक करना है तो 25 टिक कर दिया, 25 करना है तो 50 कर दिया। बस इसमें यही प्रॉब्लम होती है और कुछ नहीं। ठीक है, क्लियर हो गया ना? तो अब हम लोग बढ़ जाते हैं आगे, केस थर्ड पर आते हैं। केस थर्ड जो है ये आपको रटना ही है, याद करना है। हालांकि इसका डेरिवेशन क्या है वो भी हम थोड़ा सा आपको समझा दे रहे हैं, लेकिन हमें याद करना है। तो क्या याद करना है वो देख लो। इफ इनिशियल स्पीड्स आर सेम देन द फॉलोइंग रिलेशंस आर एप्लीकेबल फॉर टू डिफरेंट एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन। मतलब अगर इनिशियल स्पीड्स, यहां पर ध्यान देना क्या लिखा गया, इनिशियल स्पीड्स आर सेम, मतलब ये रिलेशंस एप्लीकेबल होंगे अगर इनिशियल स्पीड उसकी सेम रहेगी तो इनिशियल स्पीड्स अगर सेम है तो जो दो डिफरेंट एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन है थीटा और थीटा डैश, उनके लिए ये रिलेशंस एप्लीकेबल होंगे। तो यहां पर अगर आप देखो तो थीटा और थीटा डैश की वैल्यू 90 माइनस थीटा, यानी कि एक एंगल अगर ये 30 है तो ये क्या होगा? 90 होगा। ये 30 है तो ये 90 माइनस 30 यानी कि 60 होगा, और अगर ये 60 है तो वो 30 हो जाएगा। मतलब यहां पर ये आपसे नहीं कहा जा रहा है कि ये एंगल बड़ा होगा वो छोटा होगा, ये छोटा है वो बड़ा है, ये कुछ नहीं। अगर एक थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा है, मतलब एक 30 है तो दूसरा 60 होगा। अगर ये 60 है तो वो 30 हो जाएगा, ये 15 डिग्री है तो 75 हो जाएगा, और ये 75 डिग्री है तो वो 15 हो जाएगा। मतलब एक थीटा होगा तो दूसरा 90 माइनस थीटा होगा। तो यहां पर जो रेंज होगी वो बराबर होगी, और जो टाइम ऑफ फ्लाइट का रेशियो है वो tan थीटा होगा, और रेंज की वैल्यू हाफ जी टी टी डैश हो जाएगी। और इसी तरह से h और h डैश का रिलेशन मैक्सिमम हाइट, मतलब थीटा पर जब फेंक रहे हैं आप तो आपको मैक्सिमम हाइट मिली h, थीटा डैश पर फेंक रहे हैं तो h डैश, मतलब अगर 30 पर फेंक रहे हैं तो h और 60 पर फेंक रहे हैं तो h डैश, तो उसका रिलेशन क्या होगा? h अपान h डैश की वैल्यू tan स्क्वायर थीटा, और यहां से आप थीटा निकाल सकते हैं अगर इसका रिलेशन पता हो, और r इक्वल टू 4 रूट h h डैश। तो ये यहां पर आपको डायरेक्टली याद ही करनी है रिलेशंस। अब हम थोड़ा सा एक दो डेराइव करके दिखा देते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे इनका डेरिवेशन किया गया। बाकी हमें करना इनका डेरिवेशन नहीं है, जस्ट डेरिवेशन करा भी देंगे तो भी एग्जाम में आप उतना टाइम नहीं दे सकते, इसलिए आपको याद करना पड़ेगा, और इनसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, आप देखो जैसे हमने कहा रेंज बराबर होगी अगर हम थीटा लेंगे और थीटा डैश लेंगे। तो आप देखो यहां पर रेंज के लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, r इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा एंड डिवाइडेड बाई जी। तो थीटा एंगल पर तो ये हो गया, और दूसरा अगर हम एंगल ले रहे हैं कौन सा, 90 माइनस थीटा, तो हम लिखेंगे यू स्क्वायर साइन, और जब थीटा है उसकी जगह 90 माइनस थीटा रखेंगे तो वो बन जाएगा 180 माइनस 2 थीटा। भाई 2 और थीटा की जगह पर 90 माइनस थीटा, तो जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 माइनस 2 थीटा हो जाएगा ना। तो यहां पर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा जी,
अब आप यहां पर बताओ साइन 180 माइनस 2 थीटा क्या होगा? साइन 2 थीटा। देखो 180 है तो चेंज नहीं होगा, तो हमें ये पता है साइन ही रहेगा। और अगर 180 माइनस 2 थीटा लिखा गया है तो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू प्लस में होती, यानी कि ये हो जाएगा प्लस साइन 2 थीटा एंड डिवाइडेड बाय जी, एंड दिस इज इक्वल टू वही चीज तो आ गई ना। तो इसका मतलब अगर एंगल थीटा है, या यहां पर हमने क्या रखा 90 माइनस थीटा, तो इन दोनों एंगल्स पर आपको दिख रहा है रेंज क्या है, बराबर रेंज है, सेम, ठीक है, r इज इक्वल टू आर डैश। तो अब ये डेरिवेशन आपको बता दिया गया, लेकिन हमारे पास एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है कि हम बार बार हर चीज को डराइव करें, तो जो स्पेशल केसेस हैं वो हम याद रखेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप यहां पर देखो, जैसे हमने लिखा t अपॉन t डैश इज इक्वल टू tan थीटा। अब आपको ये डराइव करना है, कैसे करेंगे, आप लिख लो यहाँ पर t एंड डिवाइडेड बाई d डैश। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, u स्क्वायर साइन, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है 2u साइन थीटा, तो यहाँ लिखेंगे 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई g, ठीक है, 2u साइन थीटा बाई g। और नीचे क्या लिखेंगे 2u साइन और थीटा की जगह 90 माइनस थीटा एंड डिवाइडेड बाई g। अब देखो 2u बाई जी कैंसिल, साइन थीटा ऊपर बचा, और साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, और साइन अपान कॉस tan थीटा आ गया ना, वही डराइव होकर t अपान t डैश इज इक्वल टू tan थीटा। तो ऐसे आप कोई भी यहां पर प्रूफ कर सकते हैं, जैसे t और t डैश है, तो हमने देखो यहाँ t दिखाया t डैश दिखाया, अब आप t और t डैश को डिवाइड करने के बजाय मल्टीप्लाई कर लो, तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 2 है, यहाँ 2 है, 4 हो जाएगा, u और u है, u स्क्वायर हो जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा आ जाएगा, नीचे आ जाएगा जी स्क्वायर। फिर आप उसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, मतलब थोड़ा मॉडिफाई करेंगे, तो इसी फॉर्मेट में आ जाएगा, ठीक है, इसी तरीके से वहां पर आ जाएगा r इज इक्वल टू हाफ जी टी टी डैश। जैसे अगर आप यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे टी टी डैश को, तो r का फॉर्मूला रख लो, u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी, और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, g से डिवाइड कर दो, जो आएगा वही चीज आएगी, उसी को मॉडिफाई करके हम r के फॉर्म में लिख सकते हैं। ऐसे आप h अपान h डैश निकालो तो tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और h h डैश को मल्टीप्लाई कर लो, तो जैसे यहां से h और h डैश अगर आप निकालो तो क्या आएगा, h और h डैश निकालना आपको, तो पहले आप दोनों साइड में स्क्वायर कर दो, तो ये r स्क्वायर हो जाएगा और ये 16 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या आ जाएगा r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16, और r का फॉर्मूला हमें पता ही है, यानी कि जब भी आप h और h डैश को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कुछ ऐसे मिलेगा, जैसे यहां पर r ऐसे ना r बाई 4 टू द होल स्क्वायर कर दो इसको, तो यही चीज आ जाएगी ना। और r का फॉर्मूला हमें पता ही है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान g, वही चीज यहां पर सॉल्व होकर आएगी, उसी को हम r के फॉर्मेट में रख देंगे यहां पर। तो ये सब करने की हमें जरूरत नहीं है, एक बार आपको समझा दिया गया, देखो 2 डेरिवेशंस भी आपको करके हमने दिखा दिए, इसी तरह से बाकी को भी हम डेराइव कर सकते हैं जैसे भी बताया। बस आप सीधे याद कर लो कि अगर एक थीटा है दूसरा 90 माइनस थीटा है, तो रेंज बराबर होगी t अपान t डैश tan थीटा, h अपान h डैश tan स्क्वायर थीटा, r इज इक्वल टू हाफ जी t इंटू टी डैश, और r इज इक्वल टू 4 h h डैश। अब जैसे रूट के अंदर, लेकिन अब आप जैसे जब एग्जाम में बैठते हैं या जब टेस्ट में आता है कभी क्वेश्चन, तो आप सोचते हैं आपको सीधे सीधे ही मिल जाए चीजें, जरूरी थोड़े सीधा सीधा आपको दिया जाए। हो सकता है किसी क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जाए कि अगर हम एक बॉडी को इस तरह से फेंकते हैं, मतलब 2 बॉडीज को इस तरह से फेंकते हैं कि उनकी रेंज इक्वल है, तो उनके टाइम ऑफ फ्लाइट का प्रोडक्ट बताओ क्या होगा। क्वेश्चन तो वही है ना कि रेंज इक्वल है, तो इसका मतलब यही कंडीशन होगी, और टाइम ऑफ फ्लाइट का प्रोडक्ट रेंज के फॉर्मेट में, तो टाइम ऑफ फ्लाइट का प्रोडक्ट अगर टी टी डैश देखेंगे तो क्या हो जाएगा 2r डिवाइडेड बाई जी, तो यही आंसर सही हो जाएगा। समझ गए ना। तो जरूरी नहीं कि सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाए, उसने कह दिया कि हमने 2 पार्टिकल्स को ऐसे प्रोजेक्ट किया कि उनकी रेंज इक्वल है, तो बताओ उनकी मैक्सिमम हाइट का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, यानी कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एच एच डैश। तो जरूरी थोड़े पूछे r बराबर क्या होगा, एच एच डैश का अगर मल्टीप्लीकेशन पूछा तो हम इसी से सॉल्व करके निकाल सकते हैं ना, r स्क्वायर बाई 16। तो कैसे भी घुमा फिरा कर पूछा जा सकता है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे प्रॉपर वे में, ठीक है, इस पर क्वेश्चंस पूछे भी जा चुके हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पर एक पॉइंट आपको दिया गया है कि थीटा 1 अगर थीटा है और थीटा 2 की वैल्यू अगर 90 माइनस थीटा है, थीटा 1 क्या है थीटा, और थीटा 2 90 माइनस थीटा, तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 यहां पर हो जाएगा थीटा 1 प्लस थीटा 2 नहीं, थीटा 1 कॉमा लिखा हूं, जैसे यहां पर थोड़ा सा छूट गया है, क्या लिखा गया है
ये देन थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। आप देखो यहाँ पर अगर थीटा 1 थीटा है, थीटा 2 90 माइनस थीटा है, तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 90 डिग्री। ठीक है, दोनों थीटा कैंसिल हो जाएंगे। देन उसी के आगे लिखेंगे देन थीटा 1 एंड थीटा 2 आर कॉल्ड, यहां पे ऐसे बनाकर एरो लिख लेंगे देन थीटा 1 एंड थीटा 2, बस इतना, ये थोड़ा सा छूट गया है। देन थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन थीटा 1 एंड थीटा 2 आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, तब उनको हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, ये मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में बोला जाता है उसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो वही हम लोग ध्यान रखें कि कभी बाई चांस दे दिया कि दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, हालांकि ऐसा अभी तक दिया नहीं गया, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि अगर दोनों का सम 90 है तो दोनों एंगल्स जो थीटा 1 थीटा 2 है उसे हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलेंगे। अब आप यहां पर देखो, अगर वो कॉम्प्लीमेंट्री है तो ये वाले फार्मूले तो अप्लाई ही हो जाएंगे जो इधर ये बताए गए हैं आपको फार्मूले। तो हम लोग यहां पर देख सकते हैं एक एग्जाम्पल, इफ एट थीटा 1, और थीटा 1 क्या दिया गया 45 प्लस थीटा, रेंज क्या है R1, एट थीटा 2 45 माइनस थीटा, रेंज क्या है R2। तो अगर हम इन दोनों का सम करें थीटा 1 प्लस थीटा 2, तो 45 45 हो जाएगा 90, और थीटा थीटा कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से क्या कंडीशन आ गई, R1 इज इक्वल टू R2, क्योंकि हम लोगों ने भी क्या देखा कि अगर इन दोनों का सम 90 है तो उन्हें हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहेंगे, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर रेंज बराबर ही होगी। तो आप देखो यहां पर 45 प्लस थीटा दिया है, 45 माइनस थीटा, तो दोनों को ऐड किया तो क्या आ गया 90। इसका मतलब अगर इस पर रेंज R1 है और इस पर रेंज R2 है थीटा 2 पर, तो दोनों रेंज क्या होंगी आपस में बराबर होंगे। क्लियर हो गया ना। ये क्वेश्चन जो है AI में भी पूछा गया है, और ये क्वेश्चन आपके यहाँ AIPMT में भी पूछा जा चुका है। यही यही एंगल्स देकर और रेंज का रिलेशन पूछा गया था। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इसे। ये आपके यहाँ काफी पहले पूछा गया था, AI में भी पूछा गया था, और आपके यहाँ ये पूछा गया था 2006 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहां पर आ जाते हैं हम लोग केस नंबर 4 पे। ठीक है ना, तो यहां पर केस नंबर 4 पे आते हैं हम लोग। एक रिलेशन और यहां पर डेवलप करेंगे, उस रिलेशन को देखना है। जैसे जो मैक्सिमम हाइट है उसका फॉर्मूला क्या है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एंड डिवाइडेड बाई 2g। और जो रेंज का फॉर्मूला है वो क्या है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा एंड डिवाइडेड बाई जी। अगर हम इन दोनों को डिवाइड करें, दैट मीन्स h डिवाइडेड बाई r करें, तो हम लिखेंगे यहां पर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g एंड डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ठीक है, अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं यू स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर थीटा, इसको ऐसे लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा एंड डिवाइडेड बाई जी 2g। ये हमने ऐसे लिख दिया, और ये नीचे है ये पलट जाएगा, तो पलट जाएगा तो ये हो जाएगा इनटू जी डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर। साइन 2 थीटा को हम लिखेंगे 2 साइन थीटा एंड कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो अब जरा आप देखो यहां पर यू स्क्वायर कैंसिल, ये जी एक कैंसिल हो जाएगा, और एक ये साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा यहां पर h बाई आर, और यहां बचेगा साइन अपॉन कॉस, क्या होगा tan थीटा, और डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 4, यानी कि हमारे पास रिजल्ट आ गया h डिवाइडेड बाई आर इज इक्वल टू tan थीटा डिवाइडेड बाई 4, और या फिर tan थीटा इज इक्वल टू 4h डिवाइडेड बाई आर। 4h डिवाइडेड बाई आर। इसी में जैसे एक एग्जाम्पल है जो आपके यहाँ पूछा गया था AIPMT 2012 में, और ये एक एग्जाम्पल लगभग लगभग सारे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिख लेते हैं, इफ h इज इक्वल टू r देन
tan थीटा इज इक्वल टू 4, h की जगह अगर हम r रख दें तो r डिवाइडेड बाई r, तो ये आ जाएगा 4, यानी कि जो थीटा की वैल्यू है वो आ जाएगी tan इनवर्स, क्या आ जाएगा 4। और tan इनवर्स 4 को वैसे आपके यहाँ ऐसे ही पूछा गया था, लेकिन अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 76 डिग्री लगभग आता है, ठीक है, tan इनवर्स 4। तो ये एग्जाम्पल आपके यहाँ पूछा गया है tan इनवर्स 4 कि h अगर हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट दोनों बराबर हो जाए तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा, क्या होगा, tan इनवर्स 4 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट केस पर आ जाते हैं हम लोग। नोट कर लेना आपने। चलिए नेक्स्ट केस पर आते हैं। प्रोजेक्टाइल पासेस थ्रू टू डिफरेंट पॉइंट्स एट सेम हाइट एट टाइम t1 एंड t2। अब आप याद करो जना कि जो हम लोगों ने एक केस हम लोगों ने देखा था उसमें मोशन अंडर ग्रेविटी में, तो मोशन अंडर ग्रेविटी में कि अगर हम कहीं से नीचे से किसी भी बॉडी को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो क्या होता है कि वो किसी भी पर्टिकुलर हाइट पर 2 बार होती है, एक बार जाते समय और एक बार वापस आते समय। तो बिल्कुल वही सिचुएशन यहाँ पर आपको प्रोजेक्टाइल मोशन में दिख रही कि अगर हम किसी बॉडी को प्रोजेक्ट करेंगे तो यहाँ पर जैसे इस पर्टिकुलर हाइट की बात कर लें, कोई भी हाइट ले लें, जैसे इस पर्टिकुलर हाइट पर ये 2 बार है, एक बार जब ये नीचे से ऊपर जा रही तो t इज इक्वल टू t1 पर, और दूसरी बार जब ये वापस आ रही है तब उसी हाइट पर है t इज इक्वल टू t2 पर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ना वही h हाइट है, तो जाते समय वहीं पर है उसी हाइट पर और आते समय फिर से उसी लेवल पर ये आ रही है, ठीक है, तो उसी लेवल पर है, दैट इज t इज इक्वल टू t2 पर। तो सब कुछ वैसे ही रहेगा, उसी तरह से फार्मूले भी आ जाएंगे। जैसे वहां पर आपको बताया गया था कि यहां से यहां तक का टाइम क्या है t1, तो अगर आप और यहां से यहां तक का टाइम t2, जैसे हम यहां पर ऐसे दिखा देते हैं कि यहां t इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट किया, तो यहां से यहां तक का जो ये टाइम है, ये टाइम क्या है t2, ठीक, और यहां से यहां तक का ये वाला जो टाइम है इतना, ये टाइम क्या है t1। तो आप यहां से बता सकते हैं ना कि यहां से यहां तक का अगर आपसे टाइम पूछा जाए, क्या t2 माइनस t1, t1 ही तो रहेगा, ये टाइम t1 है और यहां से यहां तक का जो टाइम होगा वो भी t1 रहेगा, क्योंकि यहां से जिस हाइट पर पहुंचे हैं उसी हाइट से वापस ग्राउंड तक, तो आपको बताया गया था ना जितना जाने में टाइम उतना ही आने में टाइम, और साथ में एक पर्टिकुलर सेक्शन के भी टाइम सेम होते हैं, ये भी मोशन अंडर ग्रेविटी में बताया गया था। वही चीज यहां पर है कि ये वाला जो टाइम है वो क्या हो जाएगा t1 के बराबर। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर यहां पर भी हम t1 और t2 को ऐड कर दें, जैसे कि वहां अंडर ग्रेविटी में बताया गया था कि t1 t2 को ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। टोटल टाइम क्या हो जाएगा t1 प्लस t2, और वो बन जाएगा टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। तो बिल्कुल सिमिलर टाइप से कंडीशन आ रही है, तो यहां पर हम लोग लिख लेते हैं कि t1 प्लस t2 इज इक्वल टू कैपिटल T, और कैपिटल T का मतलब क्या है 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई g। तो यहां से अगर हम u साइन थीटा की वैल्यू निकालें, u साइन थीटा, तो जरा देखो क्या जाएगा, g इधर जाएगा और 2u आएगा, सॉरी 2 आएगा नीचे, यानी कि आ जाएगा हाफ 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 जी, और ब्रैकेट में आएगा t1 प्लस t2, u साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ जी t1 प्लस t2 आ जाएगा। आप याद करो वहां भी तो यही आया था, बस वहां u साइन थीटा की बजाय क्या था u, क्योंकि उसमें वर्टिकल हाइट जो हम लोगों ने रखी थी वो u रखी थी, यहां पर वर्टिकल कंपोनेंट क्या है u साइन थीटा, तो वही सेम रिलेशन आ गया u साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ जी t1 प्लस t2। h हम लोगों ने निकाला था, क्या आया था, हाफ जी t1 t2 आया था, यहां पर भी अभी हम लोग सॉल्व करेंगे देखेंगे वही आएगा। तो एक बार बस सॉल्व करके चेक कर लेते हैं, बाकी फॉर्मूले तो सेम आ रहे हैं। तो जैसे अगर आपको h निकालना है तो वही y वाली इक्वेशन हम लोग यूज करेंगे, दैट मींस
बाई y इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, तो अगर आपको h निकालना है तो h हाइट मान लिया आफ्टर टाइम t1 हम देख रहे हैं, तो हम यहां पर क्या रखेंगे, y की जगह पर h, y की जगह पर h, और u साइन थीटा क्या है, हाफ जी टी वन प्लस टी टू, तो u साइन थीटा की जगह रख देंगे हाफ जी टी वन प्लस टी टू, और यहां पर t1 मतलब t1 टाइम का, अब चाहे t1 रखो चाहे t2, आंसर तो सेम ही आना, ये तो हमने वहां ड्राइव करके भी आपको दिखाया था। तो यहां पर आप t की जगह क्या रख देंगे, t1 माइनस हाफ जी t1 स्क्वायर, मतलब आप t1 टाइम के बाद h ही तो निकाल रहे हैं, तो हमने इस इक्वेशन का यूज किया t1 टाइम के बाद, तो यहां t1 रखा, यहां t1 और y की जगह h, और u साइन थीटा की जगह पर ये वैल्यू रख दी हाफ जी t1 प्लस t2। अब जरा देखते हैं सॉल्व करके इसको, हाफ जी t1 स्क्वायर, ये हो जाएगा ना, t1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और दूसरा फैक्टर क्या आ जाएगा, हाफ जी t1 एंड ये हाफ जी t1 एंड t2, t1 एंड t2 एंड माइनस हाफ जी t1 स्क्वायर। अब आप इसे कट कर सकते हैं, वही आ गया ना, हाफ जी t1 t2, यानी कि सेम फॉर्मूले आ गए जो हमने मोशन अंडर ग्रेविटी में पढ़े। h इज इक्वल टू हाफ जी t1 t2, h इक्वल टू हाफ जी t1 t2। नोट कर लिया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तो ये आप यहां पर डायरेक्टली रिजल्ट्स को याद रखेंगे, ठीक है, कि एक पर्टिकुलर हाइट पर अगर वो t1 और t2 टाइम पर है, तो आप कह सकते हैं टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट t1 प्लस t2 हो जाएगा। u इज इक्वल टू मतलब u साइन थीटा की वैल्यू आप यहां से निकाल के बता सकते हैं हाफ जी t1 प्लस t2, और अगर आपको थीटा दिया गया तो यहां से u की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, और साथ में h हाफ जी t1 इंटू t2 हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एवरेज वेलोसिटी बिटवीन टू पॉइंट्स एट द सेम लेवल। आप याद करो कि जो एवरेज वेलोसिटी है, आपको बताया गया था कि अगर एक बॉडी यहां पर है, u स्पीड से जा रही है कुछ समय के बाद, जबकि उसका एक्सलेशन क्या है, कांस्टेंट, a इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, क्या होती, u प्लस v डिवाइडेड बाई 2, ये एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने डिराइव किया था। लेकिन ये सिर्फ एप्लीकेबल होगा कांस्टेंट एक्सलेशन के लिए। अगर एक्सलेशन यहां पर कांस्टेंट है तो हम इसे यूज कर सकते हैं, अगर ये चीज स्ट्रेट लाइन मोशन में यूज की जा सकती तो यही चीज हम लोग यहां पर यूज कर सकते हैं प्लेनर मोशन में, लेकिन जब मोशन इन अ प्लेन होगा तो हम इसे ऐसे यूज नहीं कर सकते हैं, हम इसमें वेक्टर लगा देंगे, ठीक है, मतलब यहां पर यहां पर यहां पर वेक्टर लगाकर हम इसे यूज कर सकते हैं। तो हमें एक चीज पता है कि जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करते हैं तो प्रोजेक्टाइल मोशन में पार्टिकल कहीं पर भी है, लेकिन उसका एक्सलेशन तो जी ही रहेगा ना। वेलोसिटी यहां पर कुछ ऐसे है, यहां पर ऐसे है, यहां पर ऐसे है, तो वेलोसिटी डायरेक्शन वाइज चेंज हो रही, मैग्नीट्यूड में भी चेंज आ जाता है, लेकिन जो भी एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट। और अगर ये कांस्टेंट है तो यहां पर भी किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच अगर आपको एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो आप लिख सकते हैं u प्लस वी एंड डिवाइडेड बाई, ठीक है, u प्लस वी बाई 2 वेक्टर फॉर्म में, तो उसी का हम लोग यहां पर यूज करेंगे। एवरेज वेलोसिटी बिटवीन टू पॉइंट्स एट द सेम लेवल, सेम लेवल पर अगर दो पॉइंट हैं तो उन पॉइंट्स के बीच में एवरेज वेलोसिटी आपको निकालना है। तो आप सोचेंगे जैसे यहां पर मान लिया दो पॉइंट्स हैं, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, या फिर कोई भी केस हमने बना दिया, जैसे मान लिया हमने ऐसे कह दिया कि एक पार्टिकल को हमने यहां पर ऐसे प्रोजेक्ट किया u स्पीड से एट एन एंगल थीटा, तो इन दोनों पॉइंट के बीच में एवरेज वेलोसिटी बताओ क्या होगी, इस पॉइंट और ये जो हाईएस्ट पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, ये भी, इन दोनों पॉइंट के बीच एवरेज वेलोसिटी आपको बतानी है। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो आप क्या करोगे, एवरेज वेलोसिटी का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल, तो आप यहां पर नेट डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे और टाइम निकाल लेंगे और डिवाइड करके निकाल लेंगे।
लेकिन आप सोचो कि ये काम करने में कैलकुलेशन, जैसे आपको u दिया थीटा दिया, तो पहले तो आप h निकालोगे, फिर आप r निकाल के उसका आधा करोगे, तब तो r/2 आएगा, तो यहां से आप r/2 निकालोगे, फिर h और r/2, लेकिन आपको चाहिए ये s, तो आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे और उसके बाद आप इस s की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। देन आप यहां से यहां तक का टाइम निकालोगे, u sin थीटा अपान g, और कहीं भूल गए तो पता लगा 2u sin थीटा बाई g भी लिख सकते हैं, भूलते वो जल्दी हो, u sin थीटा अपान g। तो आप यहां से टाइम निकालेंगे और फिर टोटल डिस्प्लेसमेंट अपान टोटल टाइम आप करेंगे, तब आपको यहां पर मिलेगी एवरेज वेलोसिटी बिटवीन ए एंड बी। तो ऐसा नहीं कि गलत आएगा, आएगा एकदम सही, क्योंकि आपने सारी चीजें सही लगाई ना, टोटल डिस्प्लेसमेंट निकाला, टोटल टाइम यहां से यहां तक का डिवाइड कर दिया, आपको मिल जाएगा यहां पर एवरेज वेलोसिटी। लेकिन इस तरह से करने पर कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो जा रहा है ना। अब आप यहां पर देखो कि अगर हम इस मेथड का यूज करें जो यहां पर बताया गया था, अगर आप इस मेथड का यूज करते हैं तो आपका कैलकुलेशन काफी हद तक रिड्यूस हो जाएगा। तो आप देखो यहां पर क्या दिया गया, एक पॉइंट ए है, इस पॉइंट पर वेलोसिटी क्या है va, इसका x कंपोनेंट vx मान लिया और y कंपोनेंट vy। अगर हम उसी हाइट पर हैं और वेलोसिटी यहां पर हमने vv माना है, तो क्या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पर कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं, अनचेंज रहता, स्टार्टिंग से ही हम लोगों ने पढ़ लिया था। वर्टिकल कंपोनेंट पर कोई चेंज तो नहीं होगा मैग्नीट्यूड वाइज, लेकिन डायरेक्शन वाइज वो पलट जाएगा, तो यहां पर ऊपर की तरफ, तो यहां पर हो जाएगा नीचे की तरफ, और कोई चेंज नहीं आएगा। तो इसका मतलब अगर हम ए पॉइंट पर वेलोसिटी लिखें, मतलब va की वैल्यू अगर आप लिखें, तो va इज इक्वल टू आप लिखेंगे vx i कैप एंड प्लस vy j कैप, क्योंकि वो भी प्लस में, ये भी प्लस में। अगर हम यहीं पर vb लिखें, तो vb लिखेंगे तो vx में तो कोई चेंज होगा नहीं, तो हम यहां पर अगेन लिखेंगे vx i कैप, लेकिन नीचे की तरफ है तो हो जाएगा माइनस vy j कैप। अब आपको पता है कि एवरेज वेलोसिटी बिटवीन टू पॉइंट मतलब वेलोसिटीज का सम डिवाइडेड बाई 2, यानी कि va प्लस vb डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। तो आपको इन्हीं दोनों को ऐड करना है, तो जब आप ऐड करेंगे तो यहां पर ये वाला फैक्टर कैंसिल हो जाएगा। ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है कि कैंसिल ही हो, किन्हीं भी दो डिफरेंट पॉइंट के बीच निकालेंगे तो कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट चेंज हो जाएगा ना। अगर डिफरेंट लेवल पर पॉइंट्स हैं तो वर्टिकल कंपोनेंट चेंज होगा, तब कटेगा नहीं, तो वो मैंने क्वेश्चन में डाल रखा है, अभी हम लोग क्वेश्चन में करेंगे। सेम लेवल पर है तो हॉरिजॉन्टल में तो चेंज होना नहीं और वर्टिकल में सिर्फ डायरेक्शन में चेंज होगा, इसीलिए ये कैंसिल हो गया। उससे हमें कोई मतलब नहीं, हमने दोनों को वेक्टर फॉर्म में लिखा और दोनों को ऐड कर दिया बस। जो कटने वाला हो तो काट देंगे, नहीं कटने वाला हो तो नहीं काटेंगे। अब आप इनको ऐड कर दो, तो यहां पर क्या हो जाएगा, va प्लस vb, और ये आ जाएगा 2vx i के बराबर। ठीक है, अगर हम va अपान vb कर दें, va प्लस vb अपान 2 कर दें, va प्लस vb एंड डिवाइडेड बाई 2, तो ये क्या आ जाएगा, vx i कैप। और इसे हम क्या कहेंगे, एवरेज वेलोसिटी बिटवीन ए एंड बी, इसी को तो बोलेंगे ना। तो इसका मतलब ये चीज है एवरेज वेलोसिटी बिटवीन ए एंड बी। एवरेज वेलोसिटी बिटवीन ए एंड बी, दैट इज vx i कैप। और या फिर जैसे यहां पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अगर देखो, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है, u cos थीटा, तो आप इसको लिख सकते हैं u cos थीटा i कैप। लेकिन आप ध्यान रखना, जो कॉस और साइन लिए जाते हैं वो आपके एंगल की चॉइस के अकॉर्डिंग है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी यहां पर एवरेज वेलोसिटी होगी बिटवीन ए एंड बी, यानी कि सेम लेवल पर अगर दो पॉइंट्स हैं, तो सेम लेवल पर दो पॉइंट है, तो इन दोनों पॉइंट के बीच में जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वही होगा एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, नोट कर लेंगे। तो देखो आप यहां पर अब करेंगे क्या, आपको अगर सेम लेवल की बात कर दी गई, ठीक है, यहां पर आप देखो सेम लेवल, तो अगर सेम लेवल कहा जाए तब तो आपको डेरिवेशन करने की जरूरत है नहीं। आपको याद रखना है कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वही एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी। और सेम लेवल का मतलब वो कहीं पर भी हो सकते हैं, ये एच पॉइंट और नीचे हो सकता है, ऊपर हो सकता है, कहीं पर भी। जैसे ऐसे है यहाँ पर पैराबोलिक पाथ, तो आप ये लेवल ले सकते हैं,
आप यहाँ का लेवल भी ले सकते हैं, आप यहाँ का भी लेवल ले सकते हैं, कहीं के भी 2 पॉइंट, चाहे यहाँ के हो, यहाँ के हो, यहाँ का हो, यहाँ का हो, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट लो, चाहे ये दोनों पॉइंट लो, चाहे ये दोनों पॉइंट, कोई भी 2 पॉइंट जो कि सेम लेवल पर हैं, तो उनके बीच में एवरेज वेलोसिटी क्या रहेगी, u cos थीटा, मतलब जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वही उसकी एवरेज वेलोसिटी बन जाएगी। लेकिन अगर डिफरेंट लेवल उसने कह दिया, तब फिर आपको इसी तरह से सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व करने में हम लोग कैलकुलेशन इसी तरह से करेंगे कि जो भी 2 डिफरेंट लेवल हैं वहां पर हम पहले वेक्टर फॉर्म में वेलोसिटीज को लिख लेंगे एंड देन हम उसको ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो मैंने एक क्वेश्चन दे रखा है जो हम लोग बाद में करेंगे, जिसमें डिफरेंट लेवल की कंडीशन है और उसमें आपको एवरेज वेलोसिटी निकालनी होगी। बट उससे पहले एक केस और है, वो हम लोगों को पढ़ना है यहाँ पर, ठीक है। ये पॉइंट इसमें नीचे लिख भी दिया गया है, दैट इज एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ projectile between 2 points at same level will be constant and is equal to u cos time after which the velocity vector of a projectile becomes perpendicular to the initial velocity vector। मतलब आपको यहां पर बताना है टाइम, वो टाइम जितने समय के बाद, टाइम आफ्टर विच द वेलोसिटी वेक्टर, जो वेलोसिटी वेक्टर है ऑफ अ प्रोजेक्टाइल बिकम्स परपेंडिकुलर टू द इनिशियल वेलोसिटी के वो परपेंडिकुलर हो जाए। तो अब अभी हमें तो पता नहीं है कि वो टाइम क्या होगा या पार्टिकल कहां पर होगा उस समय, तो हम लोग एक सीधा सीधा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं कि जैसे अगर हम इनिशियल वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में लिखें तो हम यही तो लिखेंगे ux(i) प्लस uy(j)। इनिशियल वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट होते हैं x और y, एक के साथ i, एक के साथ j लिख दिया। और जो v है, मतलब कुछ समय के बाद जो वेलोसिटी है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, v से। तो v इज इक्वल टू, उसके भी 2 कंपोनेंट हो जाएंगे, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट उसका vx(i) कैप और वर्टिकल कंपोनेंट vy(j) कैप। तो मतलब एक जगह पर वेलोसिटी है u और दूसरी जगह पर वेलोसिटी कितनी, v। आपसे कहा गया कि दोनों वेलोसिटीज हैं परपेंडिकुलर, उसने यही तो टाइम पूछा कि वो टाइम बताओ जबकि वो दोनों परपेंडिकुलर हो जाएं। तो हम जानते हैं अगर 2 वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं इफ u इज परपेंडिकुलर टू v देन u डॉट v इज इक्वल टू 0। अब आप यहां पर u और v की वैल्यू रख दो, तो डॉट प्रोडक्ट करके रखेंगे। अब ये थोड़े कि हम पहले रखेंगे वेक्टर फिर डॉट प्रोडक्ट करेंगे, डायरेक्ट i को i के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा ux vx और प्लस uy vy इज इक्वल टू 0। तो ux vx uy vy इज इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। अब हमें यहां पर क्या करना है, इन सबकी वैल्यूज रखनी है। तो इनकी वैल्यूज आपको कहां पर मिलेंगी, जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में टेबल देखा था उसी टेबल में ही तो उसकी वैल्यूज हैं सभी, चाहे ux हो, vx हो, uy हो, vy हो, सब उसमें लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पर रखेंगे इन सब की वैल्यूज। तो वैल्यूज ux का मतलब u cos थीटा, vx का मतलब साइन, एक cos है दूसरा साइन हो जाएगा, वो भी तो cos ही रहेगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो दोनों सेम ही रहते हैं ना, चेंज ही नहीं होता, तो ये भी क्या रहेगा u cos थीटा प्लस uy u sin थीटा और vy u sin थीटा माइनस दैट इज इक्वल टू 0। वही पहली इक्वेशन रखनी है ना, u माइनस जी टी, किसी भी बॉडी को नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो v इज इक्वल टू क्या होता है u माइनस जी टी, तो वही रख दिया गया u sin थीटा माइनस जी टी। अब आप इसे मल्टीप्लाई कर लो जरा, तो u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा एंड माइनस u sin थीटा u sin थीटा मल्टीप्लाई करना है u sin थीटा और इंटू जी टी इज इक्वल टू 0, ठीक। यहां पर u स्क्वायर कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, कहते तो शर्म लगती बोलते हुए क्या बचेगा, क्योंकि यही एक याद रहता है फॉर्मूला। u स्क्वायर कॉमन लेंगे तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा दैट इज 1। तो यहां पर u स्क्वायर
आ जाएगा सिर्फ, पूरा लिख नहीं रहे उसमें क्या लिखना, यू स्क्वायर कॉमन लिया, अंदर 1 बचेगा, माइनस, तो ये माइनस यू साइन थीटा इंटू जी टी है, ठीक है। तो यहां पर ऐसे लिख देते हैं 1, और इधर क्या रहेगा, सॉरी माइनस यू साइन थीटा इंटू जी टी इज इक्वल टू 0। ट्रांसफर कर लेते हैं, तो माइनस यू साइन थीटा इंटू जी टी इज इक्वल टू माइनस यू स्क्वायर उधर ट्रांसफर कर लिया, तो यहां से आप देखो तो u एक कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस भी हट जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ पर, जो बचेगा उसमें हमें t निकालना है, तो t इज इक्वल टू यू अपॉन जी साइन थीटा, यू अपॉन जी साइन थीटा यहाँ पर हो जाएगा टाइम। तो इतने समय के बाद, ये वो टाइम है जितने समय के बाद इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है, नोट करेंगे। ये एक्चुअल में जो केस है ये डायरेक्ट एक क्वेश्चन ही है, बट ये इसमें कोई चेंज नहीं होना है, तो इसमें 2-3 चीजें बतानी थी, तो इसीलिए इसको केस में डाल दिया गया। तो क्लियर हो गई बात कि ये वो टाइम है जितने समय के बाद इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ नोट कर लिया ना सभी ने। अब ये पॉइंट कहां पर पड़ेगा जाकर, तो वो आप यहाँ पर डायग्राम से देख सकते हैं, और आपसे एक पॉइंट और भी पूछा सकता है, वो क्या है, वो भी यहाँ से हम लोग डिराइव कर लेंगे। जैसे आप देखो कि यहाँ से अगर हमने पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है यू स्पीड से, तो ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर, और फिर ये इस तरीके से जा रहा है, तो मान लेते हैं जब ये इस लोकेशन पर पहुंच रहा है, तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी v के बराबर है, और जब हमने इसको पीछे बढ़ाया, तो ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर दोनों के बीच की डायरेक्शन के बीच का अगर एंगल देखें तो क्या दिख रहा है, 90 डिग्री दिख रहा है। मतलब यही वो टाइम है, यहां से लेकर ये जो आपने टाइम निकाला u अपान जी साइन थीटा, ये टाइम कौन सा टाइम है, यहां से यहां तक का टाइम, t इज इक्वल टू यू अपान जी साइन थीटा। अब जब हम इससे पहले अगर रखेंगे वेलोसिटी, तो ऐसे ड्रॉ करेंगे तो वो 90 पर नहीं आएगा, अगर इसके आगे चले जाएं वहां से ड्रॉ करेंगे तो भी वो एंगल 90 नहीं आएगा। मतलब यही वो पॉइंट होगा यहाँ पर जो कि 90 डिग्री पर यहाँ पर वेलोसिटीज हो जाएंगी इनिशियल और फाइनल। तो ये पॉइंट आपको कहां दिख रहा है, जो मैक्सिमम हाइट है उसके आगे तो दिख रहा है ना, मैक्सिमम हाइट यहां पर कहीं पड़ेगी और वो आगे दिख रहा है। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं, ऐसे अगर हम यहां समझाते तो दिक्कत होती समझने में, लेकिन यहां पर देखने के बाद अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो टाइम t है, दिस टाइम t विल बी ग्रेटर देन t अप, होगा कि नहीं। t अप का मतलब होता है हाईएस्ट पॉइंट तक जाने का टाइम, लेकिन जो भी यहां पर ये पॉइंट आ रहा है ये उसके आगे आ रहा है, इसका मतलब यहां से यहां तक का जो टाइम होगा वो जितना t अप है, अगर t अप मान लिया 3 सेकंड है तो 3 सेकंड से तो ज्यादा ही लगेगा, ठीक है। तो t ग्रेटर देन t अप हो जाएगा यहां पर, ठीक है। अब आपसे यहां पर एक चीज और भी पूछी जा सकती है कि इस लोकेशन पर वेलोसिटी बताओ क्या होगी। तो आपको यहां पर अगर v कैलकुलेट करना है तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर आपको यहां पर टाइम पता है तो v का एक फार्मूला हम लोगों ने डिराइव किया था, क्या फार्मूला था v का, जो रिजल्टेंट वेलोसिटी v इज इक्वल टू क्या था, रूट था कि नहीं था, हाँ तो बोला क्यों नहीं, हाँ नहीं हमको तो नहीं सुनाई पड़ा, हमको सीधे u से गाना सुनाई पड़ा। तो v इज इक्वल टू रूट यू स्क्वायर प्लस जी टी टू द होल स्क्वायर एंड माइनस 2u, तुम बोल रहे हो कि हम बोल रहे हैं, 2u जी टी इंटू स्क्वायर प्लस जी टी टू द होल स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस 2u जी टी साइन थीटा, ठीक है। तो उसमें हम वैल्यू रख दें, ये t की वैल्यू रखकर और हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम एक और भी तरीका है जिससे हम यहाँ पर वेलोसिटी निकाल सकते हैं, और जो वो पॉइंट बताने जा रहे हैं उस पॉइंट को भी ध्यान रखना, क्योंकि उसका भी यूज हम लोग कहीं पर कर सकते हैं क्वेश्चंस में। तो जैसे हम यहाँ पर एक काम तो ये कर सकते हैं कि हम उसी फॉर्मूले में t की जगह पर रख दें वैल्यू, सॉल्व कर लेंगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन हो जाएगा बट आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर चूंकि ये एंगल हमें 90 डिग्री दिया गया है,
ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग या जो हमारा केस है उसके अकॉर्डिंग 90 डिग्री है। तो अगर ये 90 है तो इधर का भी एंगल ये 90 ही रहेगा, और ये वाला एंगल क्या है, थीटा। तो ये जो ट्रायंगल बन रहा है ये पूरा ये जो ट्रायंगल बन रहा है, तो इस ट्रायंगल में अगर ये वाला एंगल थीटा है, ये 90 है, तो जो यहां का एंगल होगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक, क्योंकि हमने इसी को आगे बढ़ा दिया। तो प्रोजेक्टाइल तो यहां पर गिरेगा आकर इस लोकेशन पर, बट उसको आगे बढ़ाया गया, तो ये जो एंगल है यहां पर वो 90 माइनस थीटा हो गया, ठीक है। यहां पर ये यहीं तक रेंज होगी, ये आगे रेंज नहीं है, ठीक है, ये बस जस्ट ऐसे दिखा दिया डॉटेड लाइन करके, जो ट्रायंगल बनाया गया वो बस दिखाया गया था। तो आप यहां पर देखो कि ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अब आप देखो कि ये अगर 90 माइनस थीटा है, हम यहां पर एक लाइन ड्रॉ करें इसके पैरेलल, ये जो लाइन है इसी के पैरेलल लाइन हमने ड्रॉ कर दी। तो ये एंगल अगर 90 माइनस थीटा है, तो हमें पता है ये एंगल भी वही हो जाएगा 90 माइनस थीटा, सेम एंगल। और अगर ये एंगल 90 माइनस थीटा ये वेलोसिटी है v, तो इधर का इसका जो कंपोनेंट हो जाएगा वो हो जाएगा v cos 90 माइनस थीटा। भाई एंगल साइड कंपोनेंट cos कंपोनेंट होता है, तो अगर यहाँ थीटा होता तो हम v cos थीटा लिख देते, फाई होता तो v cos फाई लिख देते, 90 माइनस थीटा है तो v cos 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, मतलब इस P पॉइंट पर जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वेलोसिटी का, वो क्या निकल कर आया, v cos 90 माइनस थीटा। और अगर हम यहां पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात करें तो वो क्या है, u cos थीटा। यहां पर u cos थीटा और यहां पर क्या है, v cos 90 माइनस थीटा। लेकिन हमें एक चीज पता है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स अनचेंज। तो अगर वो अनचेंज रहता है तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे ना, और अगर बराबर हो जाएंगे तो हमें v की वैल्यू पता चल जाएगी। यानी कि हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है कि अगर अलग अलग पोजीशंस पर कुछ अननोन वैल्यूज दे दी जाएं, तो हम वहां पर क्या कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को इक्वेट करके भी हम वहां पर वेलोसिटी वगैरह या कोई भी चीज जो अननोन है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। आप डायग्राम में जो चीजें हमने बनाई उसको बना लो। As horizontal component of velocity remains unchanged, so v cos 90 minus theta is equal to u cos theta. Cos 90 minus theta sin theta हो जाएगा, v is equal to u cot theta. cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन जाएगा नीचे तो cos अपान साइन हो जाता है cot थीटा। तो इसका मतलब इस P पॉइंट तक पहुंचने में जो टाइम लगेगा वो u अपान जी साइन थीटा, और P पॉइंट पर जो वेलोसिटी होगी पार्टिकल की वो होगी u cot थीटा। The range of a projectile for a given initial velocity is maximum when the angle of projection is 45 degree. तो ये कोई नई चीज तो उन्होंने बता नहीं दी, हमको पहले से पता है। आगे देखते हैं, द रेंज विल बी मिनिमम इफ द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज, क्या होगा, रेंज मिनिमम कब होगी, रेंज का मतलब क्या है, रेंज यही तो है। जैसे यहां से पार्टिकल को अगर आपने किसी एंगल पर प्रोजेक्ट किया, तो जो ये वैल्यू होती है इसी को तो हम रेंज बोलते हैं। तो ये रेंज मिनिमम का मतलब क्या, जीरो हो सकती है और क्या, भाई इससे कम तो हो नहीं सकता। तो अगर आप इसको जीरो कर दें, उससे कम तो कुछ होगा नहीं रेंज। तो जीरो करने का मतलब क्या हुआ कि आप जो पार्टिकल है उसको कैसे फेंक दो, वर्टिकल ऐसे फेंक दो। तो अगर आप ऐसे फेंकेंगे तो ये ऊपर जाएगा यहां पर और ऊपर से वापस नीचे आ जाएगा। तो इसका मतलब ये वाला अगर हम एंगल देखें
तो ये एंगल यहाँ पर क्या है 90 डिग्री। ठीक है, मतलब जो भी रेंज है वो इस कंडीशन में क्या हो जाएगी 0, और यही मिनिमम वैल्यू होगी, इससे कम रेंज तो हो नहीं सकती है। ठीक है, मिनिमम, और इस कंडीशन में जो थीटा है वो कितना आ रहा 90 डिग्री। तो इसमें कुछ करना नहीं था, बस वो सॉल्व नहीं करना था, बस थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, समझना था, सोचना था कि मिनिमम रेंज का मतलब क्या है 0, और 0 के लिए हम कैसे फेंकेंगे वर्टिकल। ठीक है, तो यहाँ पर टिक कर लेंगे 90 डिग्री। ये बनाना चाहे इसको बना सकते हैं, वो तो बनाने की जरूरत है नहीं, इसे जस्ट बना लेंगे नीचे वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं हम लोग। A water fountain on the ground sprinkles water all around it. If the speed of water coming out of the fountain is v, the total area around the fountain that gets wet is। अब इस क्वेश्चन में आप देखो, उसने कहा है कि वाटर फाउंटेन जो फव्वारे वगैरह लगाए जाते हैं ग्राउंड पे पानी डालने के लिए, तो उसने कहा है कि टोटल एरिया, कितना एरिया वहां पर वेट हो जाएगा अगर यहाँ पर v वेलोसिटी से आ रहा है वाटर। लेकिन इसमें कहीं पर भी कोई मैक्सिमम एरिया या मैक्सिमम रेंज की कोई बात नहीं कही गई। लेकिन अब आपको थिंक करना है, ये AIEEE में क्वेश्चन पूछा गया था, आपको सोचना है कि आप अगर जैसे मान लिया इतना बड़ा ग्राउंड है, इस ग्राउंड को आपको भिगोना है, तो आपने इसमें फाउंटेन जगह जगह लगा दिए। अब आप जो फाउंटेन लगाएंगे तो आप क्या चाहेंगे, आप यही चाहेंगे ना कि एक फाउंटेन से जितना ज्यादा से ज्यादा एरिया हम कवर कर सकें, तो उतने हमें कम फाउंटेन लगाने पड़ेंगे। अगर आप कम एरिया कवर कर पाओगे तो आपको फाउंटेन की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। तो हम यहां पर सोचेंगे कि एक फाउंटेन का यूज करें और हम उससे ज्यादा एरिया कवर कर सकें। तो ऐसा करने के लिए जैसे हमने यहां पर फाउंटेन लगाया, ठीक है, अब इस फाउंटेन में हम जो भी यहां पर होल्स बनाएंगे, वो होल्स कुछ ऐसे आप यहां पर बनाओ कि उसमें से जो भी वाटर, जैसे मान ले यहां पर ऐसे आपने होल्स बना दिए, ठीक है, इसमें तो जो भी आपने होल्स बनाए हैं वहां से जो वाटर निकलेगा, तो वो वाटर मान लेते हैं एक ऐसी सिचुएशन आप इसके अंदर डेवलप कर दो कि जो भी वाटर यहां से निकले वो 45 डिग्री पर निकले, ठीक है, 45 डिग्री पर। तो अगर वो 45 डिग्री पर वाटर निकलेगा तो वो सबसे ज्यादा डिस्टेंस पर गिरेगा जाकर ना, यहां से अगर निकलेगा तो वो सबसे ज्यादा डिस्टेंस पर ऐसे गिरेगा जाकर यहां पर, ऐसे थोड़ा छोटा बना दे वरना गड़बड़ हो जाएगा। ठीक, मतलब मान लिया ये वाटर यहां तक जा रहा है और वाटर ये लाल से मतलब ब्लड निकल रहा है उसमें से, अब मैंने बना दिया रेड से तो क्या करें। तो ऐसे ही अगर इधर जा रहा है तो फिर इधर भी वैसे जाएगा, ऐसे यहां पर वाटर निकलेगा और इस तरीके से यहां पर ऐसे जाएगा, ठीक है। तो ये जो फाउंटेन लगा है बीच में लगा है, तो इससे वाटर इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, क्योंकि उस पर चारों तरफ हमने होल बना दिए, तो ये वाटर चारों तरफ यहां पर जाएगा। अब अगर हम यहां 45 तक पहुंचा सकते हैं तो हम उसके बीच का सारा एरिया भी तो कवर कर सकते हैं। जैसे अगर हमें यहाँ बीच का एरिया कवर करना है तो हमने कुछ एंगल्स चेंज कर दिए, तो वो वाटर वहीं पर गिर गया जाकर। तो अगर हम इतनी दूर तक पहुंच सकते हैं तो उसके अंदर तो हम जा ही सकते हैं, तो हमने होल्स के एंगल्स इसमें चेंज कर दिए, तो कुछ 45 डिग्री पर गिर रहा, तो कुछ उसके पहले गिर रहा, कुछ उसके पहले गिर रहा, मतलब हम मैक्सिमम यहां तक जा सकते हैं। अब आप ये सोचो कि हम इसके आगे चले जाएं, तो उसके आगे हम नहीं जा पाएंगे, मतलब ये वाटर वहां से आगे नहीं जा पाएगा, तो इसके बाद फिर आपको दूसरे फुहारे से उसको कवर करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर इसने ऐसा कर लिया तो ये जो डिस्टेंस है ये आर मैक्स होगी ना, आर मैक्स, और इसको लेकर हमने यहां पर क्या किया, एक सर्कल बना दिया इस तरह से, ऐसे हमने एक सर्कल बना दिया। अब इस सर्कल में इधर भी वाटर जाएगा, इस डायरेक्शन में भी जाएगा, इधर भी वाटर जाएगा, हर तरफ जाएगा वाटर, तो ये पूरा एरिया ये कवर कर लेगा। यानी कि हम कह सकते हैं जो मैक्सिमम एरिया जो उसने पूछा था, टोटल एरिया अराउंड द फाउंटेन, तो हम उस एरिया को लिख सकते हैं पाई और आर मैक्स स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर होगा आर मैक्स स्क्वायर। और अगर यहां पर स्पीड v दी गई है तो आर मैक्स की वैल्यू हमें पता है, v स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी, और इसका कर देंगे हम स्क्वायर, तो ये आ जाएगा पाई v टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई जी स्क्वायर।
5e⁴ g²। नोट कर लिया आपने? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। टू स्टोन्स आर प्रोजेक्टेड विद द सेम स्पीड, ध्यान देंगे स्पीड उसने क्या दे दिया, सेम स्पीड बट मेकिंग डिफरेंट एंगल्स, लेकिन जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है वो दोनों डिफरेंट है। विद द हॉरिजॉन्टल देयर हॉरिजॉन्टल रेंजेस आर इक्वल, लेकिन हॉरिजॉन्टल रेंज इक्वल है। अब देखो यहां पर हमने जैसे देखा हॉरिजॉन्टल रेंजेस आर इक्वल, तुरंत हमारे दिमाग में आया इक्वल हॉरिजॉन्टल रेंज वाला केस, वही जो टेबल में आपको बताया गया था R=R', यानी कि उसमें से एक एंगल थीटा होगा तो दूसरा 90 - थीटा होगा, ये होगा तभी दोनों रेंज बराबर होंगी। ठीक, तो तुरंत दिमाग में वो वाले केस पर हम पहुंच गए। अब आगे पढ़ते हैं क्या है। द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ वन इज π/3। अब एक किसी एक का एंगल ऑफ प्रोजेक्शन उसने आपको दिया है π/3, तो मान लेते हैं थीटा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये आप कहेंगे कि हम इसे थीटा ही क्यों माने, थीटा ही मान लेंगे, दूसरा 90 - थीटा हो जाएगा, उसमें क्या दिक्कत। तो π/3 एंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय इट इज 117। तो जिसे हमने थीटा माना है उसके सामने जो हम लोग मैक्सिमम हाइट दिया गया ना, तो मैक्सिमम हाइट का सिंबल थीटा के लिए क्या लिखा गया था, h, यहां थीटा तो यहां पर h, तो h की वैल्यू क्या हो गई 117। देन द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द अदर इन मीटर्स इज, तो इसका मतलब उसने आपसे h' की वैल्यू पूछी। सॉल्व कर लो। यहां पर क्या हम लोगों ने देखा था h/h' = tan स्क्वायर, अगर t/t' होता है तो tan थीटा और h/h' तो tan स्क्वायर थीटा, तो उसी से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे h/h' = tan स्क्वायर थीटा। h की वैल्यू है 117 डिवाइडेड बाई h' और यहां पर tan स्क्वायर थीटा π/3 का मतलब क्या है 60 डिग्री, ठीक है, π/3 का मतलब 60 डिग्री होता है, ठीक है। तो यहां पर tan स्क्वायर 60 और 60 डिग्री का मतलब √3, तो √3 का स्क्वायर करेंगे आ जाएगा 3, तो h' की वैल्यू आ जाएगी 117 डिवाइडेड बाई 3, 39। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 39 मीटर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। It was calculated that a shell when fired from a gun with a certain velocity and at angle of elevation 5/36 5π/36 5π/36 रेडियंस should strike a given target। मतलब उसने क्या कहा यहां पर कि अगर हम किसी भी सेल को गन से फायर करते हैं इतने एंगल पर, तो फिर वो एक टारगेट को हिट कर देती इन एक्चुअल प्रैक्टिस। लेकिन ये जो भी यहां पर था वो कैलकुलेट किया गया था, इट वाज कैलकुलेटेड इन एक्चुअल प्रैक्टिस, लेकिन जब हम वहां पर गए एक्चुअल में तो क्या पाया गया वहां पर, इट वाज फाउंड दैट अ हिल जस्ट इंटरवेंट, मतलब एक जो हिल है, एक छोटी पहाड़ी है और वो उसके रास्ते में पड़ रही है, ठीक है। यहां पर लिखा गया हिल जस्ट इंटरवेंट, मतलब एक तरह से बाधा उत्पन्न कर रही है एक हिल वहां पर इन द ट्रेजेक्ट्री। तो ट्रेजेक्ट्री के रास्ते में अगर आपने इस एंगल पर फायर कर दिया तो ट्रेजेक्ट्री के रास्ते में एक हिल आ रही है, तो वो जैसे कैलकुलेशन तो हमने कर लिया कि अगर हम ऐसे प्रोजेक्ट करेंगे तो इतनी दूर पर गिरेगा, वहां टारगेट होगा, उसको हिट कर देगा। लेकिन अगर बीच में कोई हिल आ गई तो वो जाकर उसी से टकरा जाएगा, तो वहां तक वो नहीं पहुंच पाएगा। तो यही कहा गया इन एक्चुअल प्रैक्टिस इट वाज फाउंड दैट अ हिल जस्ट इंटरवेंट इन द ट्रेजेक्ट्री एट व्हाट एंगल ऑफ एलिवेशन शुड द गन बी फायर्ड टू हिट द टारगेट। तो आपको एंगल ऑफ एलिवेशन क्या रखना चाहिए कि वो वहां पर हिट कर जाए। मतलब कुछ ऐसी कंडीशन यहां पर आप देख सकते हैं कि जैसे हमने इसे ऐसे फायर किया यहां पर इस एंगल पर, थीटा एंगल पर, तो यहां से जो भी ये बुलेट जा रही है सेल वो ऐसे जा रही मान लिया, और यहां पर ये टारगेट है और इस टारगेट को ये हिट कर देती जाकर, ठीक। लेकिन पाया क्या गया इन एक्चुअल प्रैक्टिस, यहां पर कहीं पर भी हो सकती, तो मान लिया यहां पर एक हिल है, ठीक है, और ये जाकर यहां पर हिट कर जाएगा इसको। जस्ट इंटरवेंट मतलब यहां पर उसे जस्ट यहां पर रोक सकता है ये जो यहां पर सेल आएगा।
तो अब क्या होगा कि आप जैसे इसको फायर कर दिया अगर उतने एंगल पर, तो ये बुलेट वहां तक पहुंचेगे नहीं टारगेट तक। तो आप क्या करेंगे, आप यहां पर क्या करना चाहेंगे कि हम इसकी हाइट बढ़ा दें, लेकिन हाइट बढ़ाएंगे लेकिन हम सोचेंगे कि रेंज में चेंज ना होने पाए, क्योंकि अगर हम हाइट बढ़ा दें तो ये इस हिल को क्रॉस कर जाएगी जो बुलेट है, लेकिन रेंज वही रखेंगे, तो रेंज वही रखने का मतलब अगेने जाकर टारगेट को हिट कर देगी। तो हम यहां पर इसका जो दूसरा पाथ है वो लेकर चलेंगे, ये वाला। जैसे मान लिया हमने ऐसे इसको प्रोजेक्ट कर दिया, तो ये हाइट बढ़ गई लेकिन रेंज ना नहीं चेंज करेंगे हम लोग, ठीक है। तो रेंज जो थी पहले वही रही। तो ऐसा करने के लिए आपको ये एंगल चेंज करना पड़ेगा ना। हमें पता है कि अगर हम सेम रेंज चाहते हैं, जैसे अगर इस एंगल को हम यहां पर कह दें थीटा डैश, तो हम कहेंगे फॉर सेम रेंज, सेम रेंज के लिए जो थीटा डैश की वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, पाई बाई 2 माइनस थीटा। वैसे 90 माइनस थीटा कहते हैं, लेकिन यहां चूंकि उसने पाई के फॉर्म में दिया, तुमने पाई बाई 2 माइनस थीटा कह दिया, ठीक है। क्लियर हो गया ना कि अगर एक एंगल थीटा है दूसरा 90 माइनस थीटा है तो रेंज सेम हो जाएगी, हाइट चेंज हो जाएगी यहां पर। तो आप यहां पर वैल्यू रख लो पाई बाई 2 माइनस थीटा, थीटा क्या है 5 पाई बाई 36। एलसीएम लेंगे यहां पर आ जाएगा 36, तो ये हो जाएगा 18 पाई माइनस 5 पाई, दैट इज 13 पाई डिवाइडेड बाई 36, यानी कि फोर्थ ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन उसी कॉन्सेप्ट पर था 90 और 90 माइनस थीटा, बट उसका देने का तरीका अलग था यहाँ पर, तो वही यहाँ पर आपको बता दिया गया। अब जैसे आपको कभी डाउट भी हो सकता है, क्या डाउट हो सकता है, आपको लग सकता है कि थीटा जो है यहाँ पर, हमें ये कैसे पता चल गया कि थीटा जो है यहाँ पर छोटा होगा, थीटा डैश बड़ा होगा, ये तो हमने कहीं से देखा तो था नहीं। और रेडियन में हम समझ नहीं पाते, डिग्रीज में होता तो समझ जाते हैं तुरंत। तो अगर आपको कोई डाउट रहे, वैसे इसमें कोई डाउट था नहीं क्योंकि उसने जैसा क्वेश्चन बनाया उसको देखकर ही पता चल रहा है कि हिट करना है। ऑप्शन में सब कहीं एंगल दे रखा है, ये भी नहीं दिया है कि कांट हिट, हम ये हिट नहीं कर सकते, ऐसा भी कुछ नहीं दिया। सब में उसने यहाँ पर एंगल दे रखा, मतलब कोई ना कोई एंगल हम फाइंड आउट जरूर कर लेंगे। तो यहां से हमें एक बात क्लियर हो गई थी कि पहले वाला एंगल छोटा होगा और बाद वाला ही बड़ा होगा, तभी ये पॉसिबिलिटी है, तभी कोई आंसर आएगा। अगर पहले वाला एंगल बड़ा होता और ये हिट कर जाता तो बाद का एंगल आपको छोटा करना पड़ता, तब तो वो 100% हिट करता जाकर, तो इसका मतलब तब तो कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं होती। तो इससे हमें आइडिया लग गया। लेकिन अगर बाई चांस कभी आपको कोई कंफ्यूजन आ रहा है तो आप इसको डिग्री में कन्वर्ट करके चेक कर लो, डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे आपको क्लियर हो जाएगा वहां पर क्या सिचुएशन है, ठीक है। जैसे डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो 5 पाई बाई 36 है, तो आप यहां लिखेंगे 5, ये हो गया 180 एंड डिवाइडेड बाई 36, कितना आ जाएगा 25 डिग्री आ रहा है ना। तो दूसरा एंगल 90 माइनस 25 हो जाएगा, यानी कि 65। तो दूसरा एंगल बड़ा आ रहा है ना, ये वाला एंगल छोटा आ रहा है, ठीक है। क्लियर हो गया ना बात। तो यहां पर वो चीज आप कैलकुलेट करके, अगर आपको डाउट है तो कैलकुलेट करके देख लो, लेकिन अगर आपको क्लियर है जैसे अभी हमने बताया तो आप कुछ कैलकुलेट मत करो, सीधे सबट्रैक्ट कर दो उठाकर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, नोट कर लिया ना आपने। A bullet fired at an angle of 30 degree with the horizontal hits the ground 3 km away. By adjusting its angle of projection, can one hope to hit a target 5 km away? Assume the muzzle speed. Muzzle speed आपको पता है, पहले बता दिया था, speed of bullet with respect to gun. Assume the muzzle speed to be fixed and neglect air resistance. तो ये तो चीजें हम लोग लेकर चलते हैं, एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है। बस आपको ये बताना है कि अगर 30 डिग्री पर हम उसे फायर करते हैं तो वो हिट करती 3 किलोमीटर पर। तो आपको ये बताना है कि अगर कोई चीज 5 किलोमीटर पर है, यानी कि कोई टारगेट अगर 5 किलोमीटर पर है, तो आप क्या करेंगे, स्पीड तो नहीं बदल सकते। गन और बुलेट के केस में आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि आप बुलेट की स्पीड को चेंज नहीं कर सकते। कोई भी गन से जब फायर की जाती है बुलेट, तो अलग अलग रेंज की गन यूज की जाती है। कोई गन जो होती है उसकी रेंज कम होती है, किसी गन की रेंज ज्यादा होती है, लेकिन जो भी रेंज होती है वो फिक्स रहती है। उसमें ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता कि आपने वहां सेट कर लिया तो बुलेट तेज जाएगी, ज्यादा डिस्टेंस पर गिरेगी या कम डिस्टेंस पर गिरेगी। तो हम क्या कर सकते हैं, स्पीड को वेरी नहीं कर सकते, यानी कि यू कांस्टेंट रहेगा ना। तो आप क्या चेंज कर सकते हैं, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, यानी कि आप एंगल ऑफ प्रोजेक्शन चेंज करके क्या 5 किलोमीटर दूर
टारगेट को हिट कर सकते हैं या नहीं, ये आपको बताना है। तो अब आपको सोचना इसमें है इस तरह से कि अगर आपसे कोई कहे कि आप क्या उतनी दूर वाले टारगेट को हिट कर सकते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास जो गन है उससे आप मैक्सिमम कितनी डिस्टेंस तक हिट कर सकते हैं। यही तो सोचेंगे ना। जैसे अगर हमारे पास गन है और हमको पता है कि हम इससे 5 किलोमीटर क्या 8 किलोमीटर तक की दूर पर कोई टारगेट होगा, उसको भी हम हिट कर देंगे। तो इसका मतलब आपको ये पता है ना 8 किलोमीटर इसकी मैक्सिमम रेंज है। तो अगर किसी ने पूछा क्या 6 किलोमीटर दूर है कोई टारगेट, तो उसको हिट कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे, क्योंकि हमें पता है हम कहां तक हिट कर सकते हैं, 8 तक। और अगर वो उसने कह दिया 9 किलोमीटर पर है, तो हम क्या कहेंगे, हम नहीं हिट कर सकते हैं, क्योंकि हम कुछ भी कर ले हम 8 किलोमीटर से आगे नहीं पहुंचा सकते हैं बुलेट को। तो इसका सीधा मतलब क्या है कि आपको अगर ये पता चल जाए किसी तरह से कि इस गन की जो मैक्सिमम रेंज है आर मैक्स वो क्या है, अगर वो आर मैक्स 5 से कम है तो आपका आंसर होगा नो, और अगर वो आर मैक्स 5 से ज्यादा है तो आपका आंसर होगा यस। यानी कि हम क्या निकालेंगे, आर मैक्स। तो अब आर मैक्स निकालने के लिए हमें उसने दो ही चीजें दे रखी, ठीक, ये दो चीजें। तो आप सोचो आर मैक्स का फार्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर अपान जी। यानी कि आपको किसकी वैल्यू चाहिए, यू स्क्वायर अपान जी की वैल्यू चाहिए आपको, और वो यू स्क्वायर बाई जी ही आर मैक्स होगा। अब हम जरा रेंज का फार्मूला लिखें। रेंज का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। हमें इसमें से किसकी वैल्यू चाहिए, यू स्क्वायर अपान जी, क्योंकि हम उस बुलेट जो गन है तो उसकी स्पीड तो चेंज कर नहीं सकते उससे निकलने वाली बुलेट की, तो इसका मतलब यू तो वही रहेगा। तो आर मैक्स इतना पार्ट जो यहां लिखा है यही आर मैक्स होता है, क्योंकि ये की वैल्यू 1 हो जाती। तो इसका मतलब हम यहां से क्या निकाल लें, यू स्क्वायर बाई जी। तो यू स्क्वायर बाई जी की वैल्यू हो जाएगी आर डिवाइडेड बाई साइन 2 थीटा। आर उसने कितना दिया है 3, तो हम यहां रखेंगे 3 किलोमीटर, और थीटा कितना दिया है 30, तो हम यहां रखेंगे साइन 2 और थीटा की जगह पर रख देंगे 30 डिग्री। मतलब जो उसने रेंज दी है उसके करस्पॉन्डिंग जो उसने एंगल दिया, तो वहां से हम ये वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ये वैल्यू निकालते हैं जरा, क्या होगी 3 और नीचे आ जाएगा साइन 60, साइन 60 √3 डिवाइडेड बाई 2। यानी कि ये 3 को हम √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, एक √3 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 2√3। जरा इसे सॉल्व करते हैं, 2√3 को 2 इंटू 1.732 यानी किया जाएगा 4 6 देगा सेकेंड ऑप्शन। नोट कर लिया ना आपने। यहां पर देखो ये जो यहां पर कैलकुलेशन किया गया है यू स्क्वायर बाई जी, तो हमें पता है जी तो कांस्टेंट ही होता है। अब जैसे आप यहां पर सोचते हैं कि भैया आर मैक्स होता है यू स्क्वायर बाई जी, तो पहले हम यू निकाल लें। तो अगर आप यहां से u कैलकुलेट करने की कोशिश करते, यहां पर r की वैल्यू रखते, यहां थीटा रखते, फिर यहां से u निकालते, तो अननेसेसरी कैलकुलेशन करना होता है ना। पता लगा u निकाला और देन फिर यहां u रखेंगे, स्क्वायर करेंगे, g से डिवाइड करेंगे, तो फायदा क्या होता। तो इससे बेटर था कि हमने डायरेक्ट यू स्क्वायर बाई जी की वैल्यू निकाल ली, क्योंकि हमें पता है आर मैक्स क्या होता है, यू स्क्वायर अपान जी होता है। तो वही मैक्सिमम वैल्यू हो गई, और वो मैक्सिमम वैल्यू 5 से कम है, इसलिए हम वहां पर हिट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी एक क्वेश्चन है सिमिलर एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन दिया गया था उसका डेटा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, मतलब उसमें एंगल कैलकुलेशन की प्रॉब्लम थी। तो एंगल हम बिना ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं, इसलिए हमने कुछ चेंज किया है जिससे कि एंगल भी आपका सॉल्व हो जाएगा इजीली। ठीक है, तो बस थोड़ा सा डेटा चेंज किया है, बाकी क्वेश्चन वैसे ही सब। द सीलिंग ऑफ अ लॉन्ग हॉल इज 20 मीटर हाई, व्हाट इज द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। क्या पूछा है उसने, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दैट अ बॉल थ्रोन विद अ स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड कैन गो विदाउट हिटिंग द सीलिंग ऑफ द हॉल। अब जैसे वो आपसे ये पूछ रहा है कि यहां पर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या होगी, तो तुरंत समझ में आ गया भाई आर मैक्स ही तो पूछ रहा है, और आर मैक्स का मतलब यहां पर यू स्क्वायर बाई जी।
आर मैक्स का मतलब यू स्क्वायर बाई जी। अब यू स्क्वायर बाई जी में आपको उसने यू दे रखा है 40, तो यहां पर रखा 40 इंटू 40 एंड डिवाइडेड बाई जी की वैल्यू 10, कैंसिल हुआ, कितना आ गया 160, फोर्थ ऑप्शन। लेकिन यहां पर फोर्थ ऑप्शन होगा नहीं सही, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट नहीं है। अब यही हमें समझना है कि ऐसे निकल कर तो आ गया और लग भी रहा है सही, क्योंकि उसने मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ही तो पूछा है। तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मतलब रेंज मैक्सिमम, और उसका फॉर्मूला होता है ये, इसके हिसाब से फोर्थ ऑप्शन आना चाहिए। बट अगर आपने ऐसे सॉल्व किया तो ये हो जाएगा आपका गलत। रीजन आप इसका समझ लो, तब आपको समझ में आएगा कि करना हमें क्या है। जैसे यहां पर आप जो ये बॉल थ्रो कर रहे हैं वो एक हॉल के अंदर है, आप लॉन्ग हॉल, ठीक है, और उसने यहां पर कहा है कि मैक्सिमम कितनी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तक आप उसको फेंक सकते हैं, और क्या लिखा गया, विदाउट हिटिंग द सीलिंग ऑफ द हॉल। जैसे आप सोचो कि मान लिया यहां पर हम एक बॉल लें और यहां से हमको फेंकना हो बिल्कुल पीछे तक, ठीक है, मतलब हम चाहते हैं कि बिल्कुल पीछे तक डिस्टेंस तक हम जितनी मैक्सिमम डिस्टेंस फेंक सकते हैं फेंक लें। तो यहां पर अगर हमने सोचा कि भाई मैक्सिमम डिस्टेंस के लिए 45 डिग्री रखना चाहिए एंगल, तो हमने पता लगा 45 डिग्री पर फेंक दिया तेजी से, लेकिन 45 डिग्री पर वो यहीं हिट कर गई जाकर, तो वो यहीं टपक जाएगी। इससे बेटर था कि हम 30 रखते, तो हो सकता हम और ज्यादा डिस्टेंस तक फेंक सकते थे। तो इसका मतलब अगर हम ओपन एरिया में हैं तो ये प्रॉब्लम नहीं है हमारे पास, ठीक है, ये वाली प्रॉब्लम कि ऊपर कहीं लड़ जाएगी जाकर, ओपन एरिया है, चाहे जितना आप कैसे भी एंगल कर दो, लड़ने का तो कोई सवाल उठता नहीं। लेकिन अदरवाइज अगर यहां पर एक सीलिंग है तो उसमें लड़ सकते हैं हम। तो अगर 45 डिग्री पर आपने फेंका और मान लिया लड़ गई बॉल, तब तो वो पहले ही गिर जाएगी। उससे बेटर है हम 30 डिग्री पर फेंकें, तो हम ज्यादा डिस्टेंस तक उसे पहुंचा सकते हैं। मतलब हमें यहां चेक करना पड़ेगा क्वेश्चन में कि हम कितनी मैक्सिमम हाइट यहां पर जो भी है वो दी गई है, तो उसके बेसिस पर हम एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अधिकतम क्या रख सकते हैं, मतलब ये आपको चेक करना पड़ेगा। तो अगर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हम चेक करें तो हमें आइडिया लगेगा कि हम यहां पर क्या करें। तो आप देखो यहां पर जैसे अगर हम डायग्राम बनाएं इस तरीके से, जैसे ये लॉन्ग हॉल का है तो थोड़ा सा ऐसे लंबाई में ऐसे दिखा दिया गया। अब यहां से इसकी हाइट जो है वो आपको दिखाई गई है कितनी, 20 मीटर। ये 20 मीटर हाइट आपको दिखाई गई। तो 20 मीटर से ऊपर इसको नहीं जाना चाहिए जब आप इसको फेंकें। तो मान लेते हैं आपने यहां पर ऐसे एक एंगल लिया और इस पर इसे प्रोजेक्ट किया, और ये बॉल ऐसे जाकर यहां पर, और फिर ये इस तरीके से गिरती है जाकर। तो इस कंडीशन में ये वाली जो हाइट है ये मैक्सिमम हाइट बनेगी ना, और मैक्सिमम हाइट कितनी है 20, इससे ज्यादा आप नहीं रख सकते हैं। तो यहां पर एंगल ले लिया हमने थीटा। तो हमें यहां पर चेक करना होगा कि अगर ये मैक्सिमम हाइट 20 है तो थीटा की वैल्यू क्या होगी। थीटा पहले निकालें तब आगे हम समझाते हैं क्या करेंगे। और यू तो आपको दिया गया है 40, ठीक है, यू की वैल्यू क्या है यहां पर 40 है, ठीक है। तो हम लोग यहां पर फॉर्मूला रखेंगे H इज इक्वल टू, तो हम लोग यहां पर H की वैल्यू, H का फॉर्मूला लिखेंगे यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एंड डिवाइडेड बाई 2g। अब यहां वैल्यूज रखते हैं, तो H की जगह पर रख दिया 20, यू स्क्वायर कितना हो जाएगा 40 का स्क्वायर सीधे रख देते हैं, ठीक है, 1600 साइन स्क्वायर थीटा एंड डिवाइडेड बाई 2 और इंटू जी की वैल्यू 10 हो गई, ठीक है। एटी आ जाएगा यहां पर। तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी 20 डिवाइडेड बाई 80, दैट इज 1/4, एंड दैट मीन्स साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। इट इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। थीटा कितना हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक। मतलब क्या हुआ कि ये एंगल आप कितना रख सकते हैं 30 रखोगे तो जस्ट इसको टच करते हुए निकल जाएगी, तो 30 पर स्ट्राइक नहीं, हिट नहीं करेगी, जस्ट इसको टच करते हुए जाएगी। लेकिन अगर आपने सोचा हम 45 रख दें, तो जब 30 पर यहां तक इस हाइट तक पहुंच गई, तो अगर आपने 45 कर दिया तो एंगल बढ़ा दिया तो ये पहले हिट कर जाएगी कहीं,
और हिट कर जाएगी तो यहीं पर गिर जाएगी, आगे नहीं पहुंच पाएगी। इसका मतलब क्या एंगल आप 30 से ज्यादा रख सकते हैं? नहीं। इसका मतलब 30 पर रखते हुए जितनी मैक्सिमम डिस्टेंस आप कवर कर सकते हैं वही यहां पर मैक्सिमम डिस्टेंस होगी, उससे ज्यादा डिस्टेंस तक आप बॉल को नहीं पहुंचा सकते हैं। तो आपको ये एंगल सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन आप ध्यान दो यहां पर कि अगर आपने एंगल सॉल्व किया और एंगल जो यहां पर आ रहा है वो ग्रेटर देन 45 डिग्री है, मान लिया थीटा सॉल्व करते हो वो 60 डिग्री आता, तब आप थीटा क्या लेते? तब क्या लेते? तब 45 ले, तब ये नहीं कि 60 लेंगे हम, तब तो 60 पर कम हो जाएगी ना डिस्टेंस। अगर थीटा की वैल्यू 45 से ज्यादा आ रही तो आप 45 डिग्री ही लेंगे वहां पर, जिससे कि आप मैक्सिमम डिस्टेंस तक पहुंचा दें। क्योंकि 45 लेंगे तो क्या होगा, वो हिट तो करेगा नहीं, क्योंकि अगर 60 पर हिट कर रहा है तो 45 पर हिट नहीं करेगा, मैक्सिमम हाइट तो कम ही होगी। तो अगर 45 से ज्यादा आ रहा है तब 45 डिग्री लेना है, लेकिन अगर 45 डिग्री से कम आ रहा है तो जो आ रहा है वही लेंगे, क्योंकि यहां पर अगर आपने 45 कर दिया तो ये हिट कर जाएगा जाकर इस रूफ को। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, दिस इज थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, और इसे लिख लेंगे हम लोग दिस इज मैक्सिमम अलाउएबल एंगल। मैक्सिमम अलाउएबल एंगल, ठीक है, जितना मैक्सिमम एंगल वहां पर अलाउ किया जा सकता है। देयरफॉर R is equal to U square sin 2 theta divided by G, 40 square into sin 60 डिग्री, 2 थीटा मतलब 60 हो जाएगा, एंड डिवाइडेड बाई G का मतलब 10।80√3 मीटर आ जाएगा, सेकेंड ऑप्शन यहां पर करेक्ट होगा। नोट कर लिया? नेक्स्ट ट्राई करें क्वेश्चन नंबर 24। A body is projected at an angle of theta with ground so that its maximum range is 400 meter. Taking the point of projection as origin, the coordinates of the point where the speed of the projectile is minimum are। उसने कहा है कि अगर मैक्सिमम रेंज कितनी है 400 मीटर, तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को आपको लेना है ओरिजिन, किसे? पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को। तो आपको बताना है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जहां पर स्पीड क्या हो, मिनिमम, ठीक है, स्पीड मिनिमम होनी चाहिए। तो स्पीड सबसे कम कहां पर होगी? हाईएस्ट पॉइंट पर होगी ना। कितनी होगी? 0। 0 कहां से आया आंसर? यू कॉस थीटा। यहां ध्यान रखना, प्रोजेक्टाइल मोशन में कभी भी मिनिमम स्पीड को 0 मत लिख देना हाईएस्ट पॉइंट पर। मोशन अंडर ग्रेविटी में 0 होती, प्रोजेक्टाइल मोशन में यू कॉस थीटा, मतलब जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो तो कहीं चेंज नहीं होगा ना। तो इसका मतलब हमें यहां पर कोई बहुत कैलकुलेशन करने की जरूरत है नहीं। जस्ट आप यहां पर देखो कि ऐसे अगर हम इसे ओरिजिन ले लें, ऐसे दिखा दिया गया आपको, तो उसने कहा है कि ऐसे प्रोजेक्ट किया गया है कि जो मैक्सिमम रेंज है वो 400 है। तो मैक्सिमम रेंज का मतलब हो गया कि जो यहां पर एंगल रखा गया है वो 45 डिग्री, और उस समय ये रेंज क्या है, मैक्सिमम, और इसकी वैल्यू उसने कितनी दे रखी है, 400 मीटर, ये वैल्यू दे दी। तो अब कुछ और होता तो हमें कैलकुलेशन करना पड़ता, लेकिन यहां पर एंगल 45 डिग्री आर मैक्स की कंडीशन है, तो यहां हमें कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि हम इसका कैलकुलेशन पहले कर चुके हैं कि इस कंडीशन में जो एच होगा वो आर मैक्स डिवाइडेड बाई 2 या 4, 4 हो जाएगा यहां पर, ठीक है। तो आर मैक्स की वैल्यू क्या है, 400, और डिवाइडेड बाई 4 दैट इज इक्वल टू 200, ठीक, सॉरी 100। 100। और
यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस हो जाएगी 400 है, तो ये क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा। तो ये जो लोकेशन है यहां पर स्पीड क्या होगी मिनिमम, मिनिमम स्पीड। तो मिनिमम स्पीड यहां पर है, तो इसी के कोऑर्डिनेट्स उसने पूछे हैं आपसे, तो इसके कोऑर्डिनेट्स यहां पर क्या हो जाएंगे, पहले x लिखेंगे और देन y। तो यहां पर पहले x लिखने का मतलब 200, तो इसके कोऑर्डिनेट्स यहां पर इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे वो x कोऑर्डिनेट है 200 और y कोऑर्डिनेट क्या है 100। तो आंसर यही आ जाएगा 200 एंड 100। देखो इसमें एक उसने 100 200 भी दिया, अगर आपने y पहले लिख दिया तो फर्स्ट ऑप्शन मैच कर जाएगा, तो फर्स्ट नहीं होगा, कौन सा होगा सेकंड 200 एंड 100। दो क्वेश्चन और करने हैं 25 एंड 26। A particle is projected from a point A with velocity u root 2 at an angle of 45 degree with the horizontal as shown in figure. It strikes the plane BC at right angle. The velocity of the particle at the point of collision is. Point of collision पर आपको इसकी velocity बतानी है क्या हो जाएगी। थोड़ा सा ये डायग्राम बड़ा कर लेते हैं। तो हम लोगों को यहां पर उसने कहा है कि जैसे यहां से पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया ए पॉइंट से यू रूट 2 से, और कितने एंगल पर 45 डिग्री पर। तो ये पार्टिकल इस तरीके से जा रहा था और ये बी पॉइंट पर, यहां पर ये एक प्लेन है कोई, ठीक है, ये यहां पर एक प्लेन है और इस पर जाकर ये 90 डिग्री पर कोलाइड करता है, जो क्वेश्चन में उसने कहा। तो उसने कहा कि यहां पर आपको v बताना है कि जब यहां पर ये कोलाइड करेगा तो इसके लिए v की वैल्यू क्या होगी, ये आपको बताना है, ठीक है। तो आप यहां पर जब इसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा मैं इसे आगे बढ़ा दूं, इस तरीके से हमने दोनों को आगे बढ़ा दिया, मतलब ये हमने डायरेक्टली यहां पर आगे की तरफ खींच दिया। तो ये जो यहां पर वेलोसिटी है v, और इसी वेलोसिटी को आपको सॉल्व करना है यहां पर, ठीक। तो आप देखो यहां पर कि ये एंगल 60 दिया गया और ये वाला जो एंगल है ये यहां पर 90 होगा, क्योंकि उसी एंगल पर वो हिट कर रही है। तो ये 60 है 90, तो ये वाला एंगल 30 डिग्री। इसमें बस थोड़ा सा आपको थिंक करना है, बाकी ज्यादा कैलकुलेशन वगैरह है नहीं इसमें। तो आपको यहां पर ये एंगल पता चल गया 30। तो जैसे अभी वो परपेंडिकुलर वाला कॉन्सेप्ट बताया गया था ना, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट यहां पर हम यूज कर सकते हैं कि अगर हम यहां पर एक लाइन ऐसे ड्रॉ करें तो ये एंगल भी 30 डिग्री हो जाएगा, और इस तरह से यहां का जो कंपोनेंट हो जाएगा v cos 30, और ये कंपोनेंट v cos 30, और यहां का जो स्टार्टिंग का कंपोनेंट है u रूट 2 cos 45, और हमें ये v कैलकुलेट करना है। अब cos 30 की भी वैल्यू पता है, cos 45 भी पता है, और u रूट 2 ये तो आपको दिया ही गया क्वेश्चन में। हम क्या कर सकते हैं, दोनों के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को इक्वेट कर लें, बस दोनों के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अगर हम इक्वेट कर लेंगे तो हमें v पता चल जाएगा। तो हम लोग यहां पर लिख लेंगे as horizontal component of velocity remains unchanged, so v cos 30 is equal to u root 2 cos 45। तो यहां पर cos 45 1 by root 2, cos 30 है root 3 by 2, root 2 कैंसिल हुआ,
2u डिवाइडेड बाई √3, यही उस लोकेशन पर यहां पर स्पीड हो जाएगी v की वैल्यू। नोट कर लिया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A particle is projected from the ground with an initial speed of v at angle theta with horizontal. The average velocity of the particle between its point of projection and highest point of trajectories. अब देखो एवरेज आपसे पूछा गया है, एवरेज वेलोसिटी, लेकिन जो भी यहां पर एवरेज वेलोसिटी आपसे पूछी जा रही है, एवरेज वेलोसिटी, वो अगर सेम लेवल के पॉइंट होते तब तो ये क्वेश्चन बहुत आसान था, वो तो हम पढ़ ही चुके हैं, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वही आंसर हो जाता है। लेकिन यहां पर एक पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है, दूसरा हाईएस्ट पॉइंट है, तो हमें थोड़ा सा यहां पर कैलकुलेट करना पड़ेगा, जैसे हम लोगों ने अभी सीखा था। तो क्या करना है, यहां पर जस्ट पहले वेक्टर फॉर्म में हम लोगों को लिखना है। यहां पर u ना देकर v दिया गया तो v लेते हैं और यहां पर थीटा। ठीक है, तो इस लोकेशन पर जो वेलोसिटी के कंपोनेंट्स हो जाएंगे वो यहां पर दो कंपोनेंट, एक हो जाएगा v साइन थीटा और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा यहां पर v कॉस थीटा। और हाईएस्ट पॉइंट पर सिर्फ एक ही कंपोनेंट रहेगा, v कॉस थीटा। क्योंकि यहां पर सिंबल v दिया गया था तो हमने v ले लिया। इस पॉइंट को हमने मान लिया a और इस पॉइंट को हमने मान लिया b। अब आप यहां पर a और b जो दोनों पॉइंट हैं, यहां पर आपको कैलकुलेट करनी है इसकी वेलोसिटी, मतलब वेक्टर फॉर्म पे लिखना है। तो a पॉइंट पर जो वेक्टर फॉर्म हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, va इज इक्वल टू v कॉस थीटा आई कैप एंड प्लस v साइन थीटा जे कैप। ठीक है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, आई और जे लगा दिया। ये यहाँ पर जो है इसे आप मान सकते हैं यहाँ पर y एक्सिस और इसे आप मान लो यहाँ पर x एक्सिस। ऐसे ही अगर हम B पॉइंट की बात करें तो B पॉइंट पर क्या हो जाएगा, सिर्फ v cos थीटा आई का, वहां पर वर्टिकल तो 0 हो जाएगा ना हाईएस्ट पॉइंट पर, ये हाईएस्ट पॉइंट है ना एच, तो यहाँ पर vy की वैल्यू 0 रहेगी। दोनों को हमें ऐड करके डिवाइडेड बाई 2 कर देना है, तो दोनों को हमें ऐड करना है यहाँ पर, दैट इज VA प्लस VB निकालना है। VA प्लस VB, तो ये हो जाएगा 2v cos थीटा आई कैप एंड प्लस v साइन थीटा जे कैप। ठीक है, 2v cos थीटा आई कैप एंड प्लस v साइन थीटा जे कैप। अब आपको यहां पर निकालना है इसका मैग्नीट्यूड सिर्फ, तो आप यहां पर एवरेज निकालना है तो डिवाइडेड बाई 2 भी करना है आपको। तो चाहे पहले मैग्नीट्यूड निकालकर फिर डिवाइडेड बाई 2 कर लो, चाहे पहले डिवाइडेड बाई 2 करो फिर मैग्नीट्यूड निकाल लो। तो हम लोग एक काम करते हैं, पहले मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, बाद में डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे एवरेज वेलोसिटी के लिए। तो हम लोग यहां पर निकालेंगे मैग्नीट्यूड VA प्लस VB मॉड, दैट इज इक्वल टू रूट, स्क्वायर करेंगे इसका तो क्या आ जाएगा 4v स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा एंड प्लस v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। फिर हम लोग यहां पर क्या कर सकते हैं, जैसे आप आंसर में देखो सिर्फ कॉस के टर्म में दिया गया है तो साइन हमें हटाना रहेगा, तो हम लोग यहां पर इसे रिप्लेस कर सकते हैं इस तरह से 4v स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, एक काम करते हैं जो v स्क्वायर है बार बार क्यों लिखे हम लोग यहाँ पर, इसको बाहर ही निकाल देते हैं ना, क्योंकि v जो है स्क्वायर में है, कॉमन लेंगे तो बाहर आ जाएगा v के फॉर्म में। ठीक है, v स्क्वायर अगर कॉमन लेंगे तो बाहर आ जाएगा
और यहां पर क्या आ जाएगा 4 और कॉस स्क्वायर थीटा एंड प्लस यहां साइन स्क्वायर थीटा, उसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। दैट मीन्स VA प्लस VB का जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो हो जाएगा, यहां से आप देखो 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यानी कि 3 कॉस स्क्वायर थीटा, तो यह आ जाएगा V और रूट के अंदर 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। देयरफॉर V एवरेज का मैग्नीट्यूड VA प्लस VB डिवाइडेड बाई 2, दैट इज V बाई 2 रूट 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। थर्ड ऑप्शन यहां पर करेक्ट।